अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। उसका नाम है संगत पूनम और इसकी राइटर है हीरा खान। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। ये कोठा है मेरी जान और यहाँ शरीफजादियाँ नहीं बल्कि तोफ़ैफ़जादियाँ बसा करती हैं, जिनके हुस्न शबाब को हम रईसज़ादे कुछ रुपयों की एवज़ हर रोज़ बासानी खरीदते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि तुम जैसी दो कौड़ी की हसीनाएँ चंद रुपयों की खातिर खुशी खुशी बिक भी जाया करती हो। ये कहते हुए डेढ़ उम्र शहराम कियानी ने गुलाब के खुशबूदार फूल पूनम की खूबसूरत और नाजुक कलाई में पहनाने की कोशिश की। शहराम कियानी को अपने इतने करीब देखकर पूनम चला उठी। ये क्या हरकत है? खबरदार जो तुमने मुझे ज़रा सा भी छूने की कोशिश की। इसने तैश में आकर फूल को तोड़ मरोड़ कर शहराम कियानी के मुंह पर दे मारा। और ये क्या अनाप शनाप बकवास कर रहे हो? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई तवाइफ नजर आ रही हूँ तुम्हें? वो दाढ़ी, इसके आंखों से शोले बरस रहे थे। उफ, इतनी नखरेली, गुस्सेली और कमसुन हसीना वो आज अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। शहराम कियानी का मचलता हुआ दिल इसके महताबी हुस्न के सामने बेबस दिखाई दे रहा था। इस लड़की की गहरी झील जैसी आंखें नहायत खूबसूरत नजर आ रही थी। वो पूरी महवत से इसे देख रहा था और ये तन्हाई के इस एक एक पल को पूरी तरह से समेटना चाहता था। लेकिन ये लड़की तो इसे लिफ्ट करवाने का नाम तक नहीं ले रही थी। आखिरकार कुछ सोचने के बाद वो पूनम से मुखातिब हुआ। अगर तुम इस बाजार की पैदावार नहीं तो खानम के कोठे पर इस वक्त 16 सिंगार करके मेरे रूबरू तवायफों की बस्ती में क्या लेने आई हो? बोलो, कोई जवाब है अब तुम्हारे पास? हाँ, है जवाब मेरे पास। मुझे कोई शौक नहीं था इस बेहयाई के अड्डे पर आने का। इस मोटी बदशक्ल खानम ने मुझे 15 दिन पहले चकवाल से अगवा करवाया था और कुछ दिन से ये मोटी औरत मुझे दवाई बनाने की भरपूर ट्रेनिंग देने में लगी पड़ी है। पूनम के इस तरह बोलने पर शहराम कियानी की बेसाख्ता हंसी निकल गई। शहराम को कहका लगाते देखकर पूनम भड़क उठी। बेशर्म लोग दूसरों की तकलीफ में इस तरह से ही हंसा करते हैं। क्या कहा तुमने मुझे? बेशरम बोला तुम्हें, और बार बार बोलूंगी क्योंकि तुम हो बेशरम। पूनम की इस ढटाई को देखकर शहराम की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या तुम मुझे खानम के कोटे से निजात दिलवा सकते हो? पूनम ने नहाई लाचारी के आलम में शहराम कियानी को मुखातिब करते हुए कहा। इसके बदले में तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगी। हाँ, मैं तुम्हें इस कोटे से रहाई दिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी एक बात मानोगी? शहराम ने पूनम की ख्वाबिदा आंखों में झांकते हुए कहा। क्या तुम मेरी रखेल बनकर रहोगी? दिल आ गया है रचकर तुम पर, लेकिन याद रखना सिर्फ मेरी। शहराम की यानी कि इस बात पर पूनम तिलमिला उठी। इसने एक जनाटेदार तमाचा शहराम के मुंह पर दे मारा। वो चीख उठी, ये क्या बेहुदापन है? जलील इंसान, तुम एक बाजारी और घटिया आदमी हो और मैं पागल लड़की भी भला किस दरिंदे से मदद की उम्मीद लगा बैठी। वो अब गुस्से में बुरी तरह कांप रही थी। पूनम के हाथ का करारा तमाचा खाने के बाद शहराम कियानी ने इसके हाथों को अपने सीने से लगाकर ठंडी आह भरते हुए कहा, मेरी जान, ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाओ। इन नरम और मुलायम हाथों को फिलहाल संभाल कर रखो। और हाँ, एक मर्तबा फिर सोच लो, तुम मेरी रखेल बनकर रहना चाहती हो या फिर हर रात इस कोठे में दुल्हन बनना है? बस यही वो लम्हा था जब पूनम ने एक अहम फैसला कर डाला। इसने सोचा, क्यों ना मैं फिलहाल इस बगैरत आदमी की बात मान लूं। इस तरह से मुझे इस जलालत के अड्डे और हमेशा रहने वाली गुनाहलूद जिंदगी से भी निजात मिल जाएगी और मैं अपने वालिदैन के घर तक भी पहुंच जाऊंगी। ये बात की बात बाद में देखी जाएगी। ये तमाम बातें सोचकर इसने शहराम को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन तुम मुझे कब इस कोठे से बाहर निकालोगे? पूनम का फैसला सुनते ही शहराम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसने पुरजोश होते हुए पूनम को मजबूती से अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। पूनम शहराम की बाहों में किसी बेबस पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बेहया इंसान, छोड़ो मुझे। तुम अपनी उम्र देखो और अपनी ये हरकतें, और मुझे पहले इस कोठे से बाहर निकालो, ये सब बाद में। लेकिन शहराम पर तो जैसे जुनून सवार था। शहराम ने पूनम को मुखातिब करते हुए कहा, आज की रात तो हरगिज नहीं। आज की रात तो तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। शहराम की इस बात पर पूनम चौंक कर बोली, क्या मतलब तुम्हारा? आज की रात? मुंह तोड़कर थोबड़ा बगाड़ दूंगी मैं तुम्हारा, समझे तुम?
ارے میری جان، میرا مطلب تو یہ ہے کہ آج کی رات ہم اس کوٹھے سے نہیں نکل سکتے، ورنہ خانم کو شک ہو جائے گا، لیکن کل رات میں تمہیں ڈنر کے بہانے ادھر سے ہمیشہ کے لیے لے اڑوں گا۔ پورنم رکھیل کا مطلب بخوبی جانتی تھی۔ اب اسے صرف یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ خانم کے کوٹھے سے رہائی مل جانے کے بعد شہرام کیانی جیسا کمینہ شخص اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دے گا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، کس طرح سے وہ اس اوباش آدمی سے اپنی جان چھڑائے۔ پورنم انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی بیٹھی تھی کہ شہرام کیانی کی کرخدار آواز اس کے کانوں سے جا ٹکرائی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کیا چلنا نہیں ہے تمہیں؟ شہرام کی آواز پر پورنم بری طرح سے چونکی تھی۔ وہ بجھی ہوئی آواز اور بے بسی کے عالم میں جواب دیتی ہے، ہاں میں تیار ہوں، چلو، لیکن تم نے خانم سے اجازت لے لی؟ کیا وہ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح اس کوٹھے سے باہر جانے دے گی؟ کیسے نہیں جانے دے گی وہ مجھے آخر پرانا کسٹمر ہوں میں اس کا۔ تم اس بات کی فکر کرنا چھوڑو، تم بس اپنی تیاری پکڑو ادھر سے بھاگنے کی، جب تک میں خانم کو بتا کر آتا ہوں۔ اور یہ لو سرخ لباس، میں نے تمہارے لیے بہت دل سے خریدا ہے، اسے پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ہوٹل بھی چلنا ہے، روم بک ہے۔ ایک بات اور، پلیز تم میک اپ ذرا ہلکا ہی کرنا، کیونکہ مجھے گہرا میک اپ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ شہرام کے منہ سے ہوٹل والی بات سن کر پورنم ایک دم آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ چلا اٹھی، یہ کیا ڈرامہ بازی کر رہے ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ہم ہوٹل کیوں جائیں گے؟ اور تم نے کمرہ کیوں بک کروایا ہے؟ تم تو میرے والدین کے گھر لے کر جانے والے تھے نا؟ ہائے میری کمسن حسینہ، تمہیں یہی نہیں معلوم کہ ہم ہوٹل کیوں جائیں گے؟ تم اتنی جلدی اس معاہدے کو بھول گئی جو تمہارے اور میرے درمیان کل رات طے ہوا تھا۔ شہرام مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے پورنم کو دیکھتا ہوا بولا، چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں جب تک خانم سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ خانم سے اجازت ملنے کے بعد جب شہرام پورنم کے کمرے میں آیا تو پورنم کو اپنے لائے ہوئے سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ چاند چہرہ مانند اس لڑکی کو بے ساختہ اپنی باہوں میں سمیٹ رہا تھا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی بڑے انداز میں گنگنانے لگا، میں ہوں تیرا اور تو ہے میری۔ شہرام کو اپنے اتنے قریب اور اتنا عجیب گانا سن کر پورنم اپنے دل ہی دل میں اسے وہ سب گالیاں دے ڈالی جو اسے یاد تھیں۔ پورنم بہت جدوجہد کے بعد شہرام کے گرفت سے خود کو آزاد کرنے میں کامیاب ہوئی۔ شہرام، پہلے مجھے میرے گھر لے کر جاؤ گے، اس کے بعد تم مجھے جہاں مرضی لے جانا، میں انکار نہیں کروں گی۔ شہرام کیانی اپنی گاڑی میں پورنم کو لے کر اس کے والدین کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پورنم کے گھر پہنچ کر اسے گاڑی سے اترنے کا کہا۔ شہرام اسے 1 گھنٹے کا وقت دیتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، 1 گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ پورنم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اس آس و امید کے ساتھ یہ سوچ کر گاڑی سے اترتی ہے کہ میں ایک بار اپنے والدین تک پہنچ جاؤں، اس کے بعد یہ کمینہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں اس بغیرت شہرام اور خانم کو پولیس کے حوالے کروا دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے، لیکن صرف 30 منٹ بعد ہی وہ شہرام کو روتی ہوئی اپنے گھر سے باہر آتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر رک جاتی ہے۔ شہرام اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتا ہے اور اس قدر ہونے کی وجہ دریافت کرتا ہے۔ وہ اسے ہچکیوں اور سسکیوں میں بتاتی ہے کہ اس کے والدین اور بھائیوں نے اسے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم نے 15 راتیں طوائف کے کوٹھے میں گزاری ہیں، لہٰذا اب تم ہمارے لیے مر گئی ہو، تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پورنم کی بات سن کر شہرام کہتا ہے، چلو میں چلتا ہوں تمہارے والدین کے پاس اور انہیں اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں کہ تم آج بھی پہلے ہی جیسی ہو جیسے ان کے گھر سے گئی تھی۔ لیکن وہ شہرام کو روک دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہرام جیسے آوارہ کتے کو دیکھ کر اس کے گھر والے مزید اسے غلط ہی سمجھیں گے۔ وہ تو بس روئے ہی جا رہی تھی، اس کی غزالی آنکھوں سے اشک موتی کی طرح بہتے ہوئے اس کے گلابی رخسار کو چھو رہے تھے۔ اسی دوران شہرام پورنم کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے، میری جان کی ٹوٹی، اب یہ رونا دھونا بند بھی کر دو نا، چلو اب ہم ہوٹل چلتے ہیں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں ٹھکرا دیا تو کیا ہوا، لیکن میں تمہیں تا حیات اپنے دل سے لگا کر رکھوں گا۔ پورنم روتے ہوئے پلکیں اٹھا کر شہرام کی طرف دیکھتی ہے۔ شہرام کے مکروہ چہرے پر ہوس صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بے بسی سے سوچتی، کاش آج میرے والدین مجھے اپنا لیتے تو میں اس وحشی جانور کے اتنے قریب کبھی نہیں ہوتی۔ آج ایک باپردہ لڑکی بے پردہ ہونے جا رہی تھی۔ وہ معصوم رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن شہرام کیانی جیسے ہوس کے پجاری پر اس پاک دامن لڑکی کا ایک بھی اشک اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ پورنم کو پا کر یہ خبیث دل ہی دل میں کچھ ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی جاگیر ہو۔
शेराम पूनम का हाथ थामते हुए कहता है, देखो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि तुमने 15 रातें कोठे में गुजारी, लेकिन मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम रो नहीं, बस अपने इस संजुआ की तरफ देखो जिसके दिल में तुम्हारे लिए बेतहाशा प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। रानी बनकर रखूंगा तुम्हें मैं, रक्ष करोगी तुम अपने नसीब पर, बस इसके बदले में तुम मेरी सिर्फ एक बात मान लो। ये कहते हुए इसने रोती हुई पूनम के गाल खींचते हुए कहा, मेरी बात समझ रही हो ना तुम? पूनम पलकें उठा के इस बेशर्म इंसान की तरफ देखकर सोचती है, कितनी वहशत टपक रही है इस बगैरत के चेहरे पर। वो इस शैतान के मंसूबों को बखूबी समझ रही थी। पूनम रोते हुए अपना हाथ जोड़कर इल्तिजा करती है, खुदारा मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी ज़िंदगी की हर सांस तुम्हारे लिए दुआ गो रहेगी। प्लीज़ जाने दो मुझे, जाने दो। वो पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तुम्हें दुनिया भर का ऐशो आराम देने की बात कर रहा हूँ, तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की दर दर की ठोकरें खाना चाहती है। हद है कसम से तुम्हारी कम अकली पर। वाह पूनम वाह। अब शेराम पूनम की खूबसूरत आंखों में झांक कर कहता है, जाने शेराम, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा इस दिन से ये दिल मेरे बस में नहीं रहा, और मैंने तो इसी दिन फैसला कर लिया था कि बस अब कहीं नहीं जाना। मुझे जान बन गई हो तुम मेरी पक्की वाली। पूनम मेरा तुमसे ये वादा है कि तुम्हारा ही बनकर रहूंगा, तुम्हारे सिवा कभी किसी औरत की तरफ नहीं जाऊंगा, पड़ा रहूंगा तुम्हारे पहलू में। शेराव के ख्याल जानकर पूनम हैरान रह जाती है। वो गोया होती है, अगर मैं तुम्हें इतनी ही पसंद आ गई हूँ तो तुम मुझसे आज और इसी वक्त निकाह क्यों नहीं कर लेते? मुझे भी एक जायज़ सहारा मिल जाएगा और तुम्हें इस गुनाह आलूद गंदगी ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, शहराम मकरू हंसी हंसता है। मैं और निकाह, शहराम क्या नहीं और निकाह, मुझे जब मुझे निकाह की ज़रूरत ही नहीं तो मैं निकाह जैसे बंधन में खुद को कैद क्यों करूं? सही कहा तुमने शहराम क्या नहीं, तुम जैसे हरामी निकाह करने से डरते हैं मगर गुनाह करते वक्त अल्लाह से क्यों नहीं डरते? पूनम दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, तुम हद से बाहर जा रही हो। ये कहते हुए शहराम क्यानी ने एक जोरदार थप्पड़ पूनम के गाल पर दे मारा। गाली देती है तू मुझे बगैर लड़की? तू मेरे प्यार को नहीं समझ सकी, अब देख मैं तेरा क्या हशर नशर करता हूँ। ये तुम्हारा प्यार नहीं है शहराम क्यानी, ये तो हवस है, सिर्फ हवस, जिसे तुम प्यार मोहब्बत का नाम दे रहे हो। बुज़दिल इंसान, अगर तेरे प्यार में ज़रा बराबर भी दम होता तो आज मुझसे निकाह करता। पूनम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इस दरिंदे पर इसकी आहो फरियाद बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। वो गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर देता है ताकि जल्द जल्द होटल पहुंच सके। पूनम इंतहाई गमो अफसोस के साथ सोचती है कि कुछ वालिदैन कितने संगदिल होते हैं जो खुद अपनी औलाद को गुनाह की ज़िंदगी में धकेल देते हैं। इसके वालिदैन ने तो आज इसकी रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया था। काश इसके माँ बाप इसे अपना लेते तो आज वो शहराम जैसे लुटेरे के हाथों खिलौना नहीं बनती। वो रोते हुए इस बेहिस और सफाक शहराम की तरफ देखती है जो नहायत इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था। ये वही भेड़िया था जो बस कुछ ही देर बाद इसकी इज्जत का जनाजा निकालने वाला था। ये बात सोचकर वह लर्ज उठती है। पूनम अपने रुखसार पर बहते आंसू को साफ करते हुए एक नजर इस बेईमान शख्स की तरफ डालती जो नहायत ही इत्मीनान से बेहुदा सा गीत गुनगुनाता हुआ गाड़ी चलाने में मसरूफ दिखाई देता है। पूनम का दिल चाहता है कि उस कमीने का मुंह तोड़ डाले, लेकिन वो बेचारी इस वक्त अपने आप को इस दुनिया की सबसे लाचार लड़की तस्वर करती है। इस हैवान सिफ्त को तो ज़रा बराबर भी एहसास नहीं होता कि वो एक मजबूर, बेबस, बेकसूर और पाक दामन लड़की के साथ क्या करने जा रहा है। वो ये बात सोचकर लर्ज उठती है कि बस कुछ ही देर बाद ये मनुष्य इसकी इज्जत को तार-तार कर देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे बचना होगा इस वहशी जानवर से। या अल्लाह तू मेरी मदद कर। इसकी आवाज़ रोते रोते हलक में घुट सी जाती है। वो खौफ के मारे एकदम से ठंडी पड़ने लगती है। दिसंबर की सर्द और अंधेरी रात, शहराम क्यानी की गाड़ी सुनसान रोड पर रवां दवां, हर तरफ खामोशी के पहरे, लेकिन पूनम के अंदर ठाठे मारता एक समुंदर बर्पा था। ये प्यारी सी लड़की इस गिद्ध से बचने की तरकीबें सोचने में मगन। कभी ये मासूम लड़की गाड़ी के बंद दरवाजों को तकती तो कभी चढ़े शीशों को लाचारी और बेबसी से देखती। शहराम वो बहुत प्यार से मुखातिब हुई। पूनम के मुंह से अपना नाम इतनी चाशनी भरी आवाज़ में सुनकर शहराम का दिल उछलकर एकदम से हलक में आ गया। उसने यकदम गाड़ी बीच रोड में रोक दी। वो किसी पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ गोया हुआ, हाँ जी बोलो मेरी गुड़िया रानी, की गल है? पूनम ने मसलियत के तहत इस खबीस के कंधे पर अपना सर टिकाकर अपना
अपने एक हाथ से इसका बाजू थाम लिया। शेराम ने जब बेकाबू होती पूनम को अपनी बाहों में झूलता देखा तो वो दीवानों की तरह कंट्रोल से बाहर होने लगा। शेराम, बात तो सुनो ना मेरी पहले। हाँ हाँ बोल मेरी जान, तुम्हारी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? अब तो ये जिंदगी तुम्हारे नाम है, तेरे नाम है। हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, बहुत करते हैं तुमसे इश्क है तू हमारा सनम। शेराम गुनगुनाता देखकर पूनम का दिल इस बुढ़े खुसट के मुंह पर जोरदार मुक्का मारने को चाहा, लेकिन अफसोस वो इस वक्त बहुत मजबूर थी। शेराम, मुझे चक्कर आ रहे हैं और सख्त प्यास भी लगी है, गला खुश्क हो रहा है मेरा। इसने अपने गले पर हाथ फेरते हुए शेराम को मासूमियत से देखा। पूनम की मासूम और भोले भाले चेहरे पर तो शेराम पहले दिन से ही अपनी जान वारने को तैयार था, और वो इस बात से भी बहुत मसरूर था कि ये मोम की नाजुक सी गुड़िया अब इसके काबू में आ गई है। शेराम का बस नहीं जा रहा था, तो वो बस दीवानों की तरह इस लड़की पर फदा हुए जा रहा था। पूनम ने जब ये नोट किया कि ये मर्दूद इसके मज़ीद नज़दीक आता जा रहा है, तो इस कुत्ते के कुछ और ही इरादे लग रहे हैं, तो वो नहायत ही लचकदार आवाज़ में बोली, अब ला भी दो ना पानी, जान लोगे क्या तुम मेरी? वो देखो रोड पार मेडिकल स्टोर खुला हुआ नजर आ रहा है। पूनम ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, एक पानी की बोतल ला दो ना। इसने शेराम का हाथ दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, मुंह सूख रहा है मेरा। अब शेराम पूरी तरह से पूनम के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। वो मुखातिब हुआ, औरतें कोई शय नहीं खाना मेरी गुड़िया रानी नू, बस कुटते जी बस। और तो कोई चीज़ नहीं खानी मेरी गुड़िया रानी को, बिस्किट या चिप्स। मुझे सिर्फ पानी पीना है और कुछ नहीं। आप ला भी दो ना, पूनम ने अदाएं दिखाते हुए कहा। शेराम ने हवस नज़रों से पूनम के मचलते सरापे को देखा। हाय आता हूँ बस 2 मिनट में, ये कहते हुए गाड़ी से बाहर आया और मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गया। बस यही वो लम्हा था जिसके लिए वो इस बेशरम के सामने ये सब नाटक कर रही थी। इसने आशा से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और भाग निकली। रात के गाढ़े अंधेरे की वजह से इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो बस बेलगाम भागती जा रही थी। इसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो बिल्कुल रोड के दरमियान दौड़ रही है। इसके सर पर तो भूत सवार था शेराम यानी से निजात पाने का। बस इसी दौरान वो सामने से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी से बुरी तरह टकरा गई, और इसकी एक चीख फिजा में बुलंद होने के बाद किसी गहरे सन्नाटे की तरह खामोश हो गई। पूनम तेज रफ्तार गाड़ी से बुरी तरह टकरा कर गिर जाती है, और वो शदीद जख्मी हालत में भी खड़े होने की भरपूर कोशिश करती है ताकि शेराम के चंगुल से बच सके, मगर लाख कोशिशों के बावजूद इसके लड़खड़ाते कदम इसका बिल्कुल भी साथ नहीं देते। वो चकरा कर फिर से गिर जाती है। इसी लम्हे खटक से दरवाजा गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। गाड़ी से ड्राइवर और एक उम्र रसीदा खातून बाहर आते हैं। यारब रहम, गाड़ी के करीब खून में लथपथ तड़पती हुई इस प्यारी सी लड़की को देखकर सोबिया बेगम का दिल दहल सा जाता है। वो चीख उठती है। करीम अपने ड्राइवर को जल्दी से आवाज़ देती है, जल्दी से इस लड़की को अस्पताल ले चलो, देखो कितना खून बह रहा है। ड्राइवर बड़बड़ाता है, जी बीबी साहबा, आजकल लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि सामने से आती जाती गाड़ी भी दिखाई नहीं देती, और फिर सारा इल्ज़ाम हम बेचारे ड्राइवर पर आ जाता है। एक तो पहले ही एयरपोर्ट के लिए देर हो रही थी, अब रही से कसर इस लड़की ने पूरी कर दी। वहाँ अजलान बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे। कितने सालों बाद वो लंदन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रहे हैं, आपको अपने सामने ना पाकर बहुत खफा होंगे। ज़रूर ये लड़की मोबाइल में गर्क होगी, जभी तो इससे हमारी इतनी बड़ी गाड़ी नज़र ही नहीं आई। अच्छा करीम, तुम इन बेकार की बातों को छोड़ो, देखो कितनी जख्मी है ये लड़की, इसे फ़ौरन अस्पताल ले चलो। करीम, तुम ये नहीं भूलो कि इस लड़की का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हुआ है और गाड़ी तुम चला रहे थे। इसके अलावा अजलान को मैं कॉल करके समझा दूंगी, वो बहुत अच्छा लड़का है, समझ आएगा मेरी बात। नहीं नहीं नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना, जाने दो मुझे, इधर से छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। वो दरिंदा मुझे मार डालेगा, पीछे लगा हुआ है वो मेरे। आंटी प्लीज़ मुझे जाने दें। सोबी बेगम इस डरी सहमी सी लड़की को देखकर मुखातिब हुई, कौन मार डालेगा बेटा तुम्हें, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो पूनम के सर पर शफकत से हाथ फेरती हुई बोली, लेकिन शदीद तकलीफ और खून बह जाने की वजह से पूनम की आवाज़ हालत में घुट सी गई। अब इस के सामने हर मंजर धुंधला सा दिखाई देने लगा था। इस पर बेहोशी तारी हो गई थी। कुछ घंटों के बाद जब पूनम बेहोशी की कैफियत से बाहर आई तो अपने सामने एक नहायत ही पुरवकार खातून को मौजूद पाया। सोबी बेगम पूनम को प्यास से देखते हुए पूछती है, आप कैसी हो बेटी? पूनम अपना हाथ सर पर हाथ रखकर तकलीफ से कराते हुए कहती है, अब बेहतर हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? पूनम, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम और अलग सा नाम है। अच्छा पूनम बेटी, तुम कहाँ रहती हो? अपना एड्रेस हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकें। और कल रात तुम ये क्या बड़बड़ा रही थी? कौन तुम्हें मार डालेगा? कौन पीछे लगा हुआ था तुम्हारे?
مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ صوبی بیگم ان کے تمام سوالات کو سن کر پورنم چیخ اٹھی، کوئی گھر بار نہیں ہے میرا، تنہا ہوں میں اس دنیا بھر میں، اور مجھے کچھ بھی نہیں بتانا آپ کو۔ کون کون لگتی ہیں آپ میری، اکیلا چھوڑ دیں پلیز مجھے۔ پورنم کے غصے میں پوشیدہ اس شدید تکلیف اور درد، دکھ اور تکلیف کو دیکھ کر صوبی بیگم جیسی رحم دل اور حساس خاتون کا دل بھرسا جاتا ہے۔ وہ اپنے دست شفقت اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، بیٹی مجھے اب کچھ نہیں پوچھنا تم سے، لیکن کیا تم میرے ساتھ چلو گی میرے گھر میری بیٹی بن کر؟ صوبی بیگم کی اس بات پر پورنم چونک کر اس عورت کی طرف دیکھتی ہے جس کی آنکھوں میں پیار، محبت، سچائی، خلوص اور انسانیت واضح طور پر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ پورنم بے یقینی اور ڈر کی ملی جلی کیفیت میں الجھی ہوتی ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ اجنبی عورت پر کیوں کر بھروسہ کرے۔ پورنم کو اس طرح سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر صوبی بیگم گویا ہوتی ہے، پورنم کیا سوچ رہی ہو تم؟ صوبی بیگم کے مخاطب کرنے پر ایک دم سے چونک جاتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتی ہے، ڈرو نہیں بیٹی، اور یقین رکھو مجھ پر، تم محفوظ رہو گی۔ اس شیطانی دنیا میں آج بھی کچھ ایسے انسان بستے ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم دائم ہے، اور جب تمہارے رہنے کا کوئی بہتر بندوبست ہو جائے تو تم چلی جانا، لیکن اس وقت تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ صوبی بیگم کے یہ پیار بھرے جملے سے ٹوٹی ہوئی پیاری سی لڑکی کو تڑپا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہلا سے ستائی ہوئی ہوا کی یہ بیٹی جھٹ سے صوبی بیگم سے لپٹ جاتی ہے۔ صوبی بیگم کی گاڑی نہایت ہی خوبصورت و وسیع اور عریض بنگلے میں داخل ہوتی ہے۔ پورنم کی آنکھیں عالیشان محل نما گھر کو دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ قطار میں کھڑی ایک سے بڑھ کر ایک گاڑیاں، خوبصورت ہرا بھرا لان اور اس میں بے تحاشا خوبصورت رنگ برنگے پھول جس کی خوشبو اس کی روح تک مہک اٹھتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی ایک غریب مگر خوددار لڑکی تھی۔ اسے تو یہ سب کچھ خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے۔ پورنم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گاڑی کو تھامتی ہوئی باہر آتی ہے، لیکن صوبی بیگم پورنم کو اپنی باہوں کا مضبوط سہارا دیتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کو صوفے پر بٹھاتی ہیں۔ پورنم بے سدھ سی ہو کر صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ صوبی بیگم اپنی ملازمت سے مخاطب ہوتی ہے، صابرہ تم نے پورنم بی بی کا روم ریڈی کر دیا تھا؟ جی بی بی صاحبہ، میں نے تو صبح ہی کر دیا تھا کمرہ ٹھیک۔ اسی دوران پورنم کو بلیک پینٹ اور بلو شرٹ میں ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شاندار شخصیت کا مالک یہ لڑکا نہایت ہی گرمجوشی کے ساتھ صوبی بیگم سے لپٹ جاتا ہے۔ صوبی بیگم اسے محبت سے کہتی ہے، ریلی سوری بیٹا، میں تمہیں ایئرپورٹ لینے نہیں آ سکی۔ کوئی بات نہیں ماما، میں سمجھ سکتا ہوں، جیتے رہو بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اچھا اذلان، ان سے ملو، یہ پورنم ہے جن کا ذکر کل میں نے تم سے فون پہ کیا تھا، اور پورنم یہ میرا بیٹا اذلان احمد ہے۔ اذلان پورنم کی خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھتا ہے، کیسی ہیں آپ؟ لیکن پورنم اذلان کی طرف دیکھے بغیر بے رخی سے جواب دیتی ہے، ٹھیک ہوں۔ خود کو اس قدر نظر انداز ہوتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سوچتا ہے، مدت سے ایک ایسی با حیا لڑکی میرے دماغ پر نقش تھی، جس کے لمبے گھنے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے، جس کی اداس آنکھوں میں سمندر جیسے گہرائی، جس کے چہرے پر ایسی معصومیت جو کسی مرتے ہوئے انسان کو زندگی کی طرف موڑ دیں۔ پورنم، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سب مہمان بھی آ چکے ہیں۔ پورنم نہ جانے کن خیالات میں مگن دنیا کی رنگینیوں سے بے نیاز چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ صوبی بیگم کی آواز پر بری طرح چونک سی جاتی ہے، جی وہ میں کیا پورنم، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا نا کہ آج اذلان کا برتھ ڈے ہے۔ سوری آنٹی، میں نہیں آ سکوں گی۔ لیکن کیوں نہیں اچھی لگتی اب مجھے یہ رنگ برنگی دنیا؟ مجھے نہیں آنا کسی بھی پارٹی میں، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ صوبی بیگم اس بکھری ہوئی اداسی لڑکی کو بہت پیار سے دیکھ کر پوچھتی ہیں، پورنم تم زندگی سے اس قدر ناراض کیوں ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے آنٹی، میں بہت خوش ہوں۔ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ سارا دن کمرے میں بند اپنی الگ تھلگ دنیا بسائے رکھنا؟ بیٹا اس طرح تو تم ڈپریشن میں چلی جاؤ گی۔ پورنم، یہ صرف ایک بار ملنے والی زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح سے قفس میں کسی پرندے کی مانند قید رکھنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے نہیں آنٹی، آپ خواہ اتنا سوچ رہی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خوش بھی۔ یہ سب کہتے ہوئے پورنم کے چہرے پر بیزاری اکتاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پورنم، اللہ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم اسے برے منہ بنا کر گزار دیں۔ آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا اگر تم واقعی خوش ہو تو جلدی سے تیار ہو کر لان میں پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور ہاں، تم آج وہی ڈریس پہنا جو میں نے تمہیں کل گفٹ کیا تھا۔ لیکن آنٹی وہ ڈریس تو بہت گہرے رنگ کا ہے اور میں اتنے بھڑکیلے رنگ نہیں پہنتی۔ پورنم کی اس بات پر صوبے نے ایک بھرپور کہکہ لگایا۔ وہ گویا ہوئی، پورنم بوڑھی نہیں ہو تم ابھی،
پاگل لڑکی، تم نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں غور سے دیکھا ہے؟ کتنی کیوٹ ہو تم۔ شاید تمہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں کتنا منفرد اور ہر لحاظ سے مکمل بنایا ہے۔ روئے بلو ڈریس اور اس پر سلک کا ریڈ دوپٹہ، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، لیکن غزالی آنکھوں میں گہرا کاجل جو کسی بھی ہوش والے کو مدہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ پورنم جیسے سیدھی سادی مڈل کلاس لڑکی کے لیے یہ اتنا ایڈوانس ماحول بہت عجیب سا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اتنے امیر کبیر لوگوں کے بیچ بہت کمتر اور کم حیثیت محسوس کر رہی تھی۔ گھبراہٹ ہو رہی تھی اسے، وہ بھاگ جانا چاہتی تھی وہ یہاں سے، لیکن کوئی تھا جو ایک کونے میں کھڑی اس پریشان لڑکی کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ اذلان کی بے قرار نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اتنی الگ تھلگ اور اچھوتی سی لڑکی اس نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ کالج اور یونیورسٹی لائف میں اذلان کافی سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ وہ کبھی کسی لڑکی کی جانب نہیں بڑھا، لیکن اس وقت اس کا دل کسی اسکول بوائے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ وہ اپنی دلی کیفیت کو سنبھالتے ہوئے پورنم کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک کرتا شلوار میں ملبوس کمال کی پرسنالٹی والا اذلان احمد پورنم سے مخاطب تھا۔ پورنم، آپ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ آئیے نا سب مہمانوں کے ساتھ مل کر پارٹی انجوائے کریں۔ وہ اذلان کے ایک دم اس طرح اچانک پکارنے پر گھبرا کے اس نے پلکیں اٹھا کر اذلان کی طرف دیکھ کر کہا، جی میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اذلان کی نگاہیں جب اس کے دل فریب حسن سے ٹکرائیں تو یہ لمحہ اس پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں اتنی حسین تھی کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اب اسے اپنے دل پر قابو پانا ناممکن سا نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران تھا یہ سوچ کر کہ کوئی لڑکی سادگی میں بھی اتنا غضب ڈھا سکتی ہے۔ اس کا چہرہ، اس کے گلابی گال اور سب سے بڑھ کر اس کی شرم سے اٹھتی جھکتی یہ آنکھیں، ان پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا تھا۔ پورنم نے بھی اذلان کی اس محبت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس نے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ اذلان کی برتھڈے پارٹی عروج پر تھی۔ صوبے بیگم پورنم کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دے رہی تھی کہ وہ اس ماحول میں بالکل اکیلی ہے۔ وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے اس کا تعارف کچھ اس طرح سے کروا رہی تھی جیسے وہ ان کے ہی گھر کا اہم فرد ہو۔ جو کوئی بھی اس لڑکی سے ملتا وہ اس کے بھولے پن، سادگی اور اخلاق کا فین ہو جاتا۔ اس قدر محبت، اہمیت اور اپنائیت پا کر وہ بہت مسرور دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کی زندگی میں شاید خوشی کے یہ پل بس کچھ ہی لمحوں کے لیے آئے تھے۔ پورنم پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی جب صوبی بیگم نے اس کا تعارف اپنے بھائی سے کروایا۔ پورنم، ان سے ملو، یہ میرا بہت ہی پیارا اور جان سے عزیز بھائی شہرام کیانی ہے۔ شہرام کو دیکھ کر پورنم کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا، اس پر کپ کپی کی کیفیت آ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے۔ وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ پورنم کو اس طرح اچانک اپنے اتنے قریب پا کر شہرام کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے چمک اٹھیں۔ شہرام کیانی کافی دیر سے ہاتھ لگائے بیٹھا تھا کہ کب پورنم اس سے تنہا ملے اور وہ کسی خونخوار جانور کی طرح اس پر جھپٹ پڑے۔ وہ پاگل کتے کی طرح اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، اسی ششو پنج کی کیفیت سے دوچار اپنی جیب سے سگریٹ نکالتا ہے، لائٹر کی مدد سے سگریٹ سلگاتا ہے اور لمبے لمبے کش لیتا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں سگریٹ کا دھواں منہ سے باہر نکالتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ اپنی بہن اور اذلان کی نظروں سے بچتا بچاتا پورنم کے کمرے تک جا پہنچے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف جھانکتا ہے۔ صوبیہ بیگم اور اذلان برتھڈے پارٹی ختم ہونے کے بعد لون میں بیٹھے گرما گرم کافی کی چسکیاں لے رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر نہایت ہی غصے میں سوچتا ہے، دسمبر کا یہ دل فریب مہینہ، اتنی ٹھنڈ اور اس سرد تیز ہوائیں، اور ان دونوں ماں بیٹوں کو دیکھو کیسے کھلے آسمان تلے مزے سے کافی کی چسکیاں لے رہے ہیں، اور میں اپنے جانے من کے بغیر ادھر اکیلا سڑ رہا ہوں۔ اب اس کا ایک لمحہ بھی پورنم کے بغیر رہنا محال ہو رہا تھا۔ آخرکار کافی سوچ بچار کے بعد ہی کمینہ اس نتیجے پر پہنچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آج کی رات پورنم کے کمرے میں لازمی جائے گا، وہ اپنے بھیانک منصوبے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے اٹھتا ہے، سلگتی ہوئی سگریٹ کو بجھا کر ڈسٹ بن میں پھینکتا ہے اور چھپتا چھپاتا پورنم کے کمرے میں دبے پاؤں داخل ہو جاتا ہے۔ کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے لاک کر لیتا ہے۔ کمرے میں گاڑھا اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ خبیث اندازے سے آگے بڑھتا ہے، گرتے پڑتے بیڈ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا بے انتہا خوبصورت نیلی روشنی والا لیمپ پورنم کی طرف موڑ کر اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کمبل میں لپٹی بے خبر سوئی ہوئی اس خوبصورت لڑکی کا مدہوش کر دینے والا پیکر اسے کچھ دیر تک جگانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کے بے پناہ متاثر کر دینے والے حسن سے کافی دیر تک سکتے کی کیفیت میں دوچار رہتا ہے، لیکن ایک دم سے اس رات پورنم کا چمکا دے کر بھاگ جانا یاد آ جاتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کمبل میں دب کر سوئی ہوئی پورنم کو
पूनम का कंबल तैश में आकर उलट देता है और इंतहाई घटिया अंदाज में कहका लगाता है। इतने खौफनाक कहके की आवाज़ पर गहरी नींद में सोई पूनम बुड़खुला कर उठ जाती है। शहराम को इस तरह इतने करीब अपने कमरे में देखकर इसके मुंह से बेसाख्ता चीख बुलंद होती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे शहराम इसके मुंह पर मजबूती से अपनी हथेली रख देता है। पूनम बेचारी जख्मी हिन्नी की तरह डरी सहमी बेबसी की हालत में आंखें फाड़कर इधर उधर मचल रही होती है। शहराम इसको यूं मचलता हुआ देखकर इसके बाल अपनी मुट्ठी में दबा लेता है ताकि वो पूरी तरह से इसे बेकसूर मासूम लड़की को डरा धमका सके। जब पूनम की सांसें रुकने लगती हैं और वो नडाल सी पड़ने लगती है तो ये हैवान इसके मुंह पर अपना हाथ हटा देता है, लेकिन पूनम के बाल अब भी इसकी जकड़ में होते हैं। वो बेचारी तकलीफ से कराते हुए कहती है, प्लीज छोड़ दो, मेरे बाल बहुत दर्द हो रहा है मुझे। शदीद तकलीफ से इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कैसे छोड़ूं दूं तुझे, क्यों धोखा देकर भागी थी तू मुझे, कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे, कहाँ कहाँ कुत्ते की तरह नहीं ढूंढा मैंने तुझे। तो वहवजादी तू मुझे मिली भी तो मेरी ही बहन के घर। अब सच सच बता, तूने मेरी बहन को क्या क्या बताया है मेरे बारे में। देख कमीनी, झूठ नहीं बोलना मुझसे, सच बता। ये सुनकर पूनम चिल्ला उठती है, जहरीली इंसान, अभी तक तो मैंने तेरा नाम नहीं बताया, लेकिन आज अगर तूने मेरी इज्जत को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अलिफ से लेकर ये तक तेरी सारी पोल पटियां तेरी इस नेक सिरत बहन को बता दूंगी। 2 सेकंड लगेंगे बस तेरी इज्जत का जनाजा निकलने में। अब छोड़ बगैर मेरे बाल और दफा हो इधर से। हा हा, शराम घटिया हंसी हंसते हुए डांटता है वो। वाह, अब चुंटी के भी पर निकल आए हैं। और तो क्या समझती है, मैं तेरी 15 रातें कोठे पर गुजारने वाली बात आराम से पी जाऊंगा। हा हा, चलाक लड़की, मेरी बहन को जब ये मालूम होगा कि तूने 15 रातें खानम के कोठे में गुजारी हैं तो वो तुझे 15 सेकंड में ही इस घर में नहीं रहने देगी, निकाल बाहर करेगी वो। बड़ी आई नेक परवीन। अब बोल, है कोई जवाब तेरे पास मेरी इस ठोस बात का। शहराम क्या नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि मुझे इस घर से दिखे देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे खबीस, मैं तो इसी दिन मर गई थी जब मेरे अपनों ने मुझे नहीं अपनाया, छोड़ दिया मुझे तुझ जैसे लुटेरे के हाथों में खिलौना बनने के लिए। और याद रख, अल्लाह हिफाजत करेगा मेरी इज्जत की। वो जोर जोर से चीख रही थी। इस लड़की की बेबाक बातों ने शराब पर कपकपी सी तारी कर दी थी। वो बहुत डर गया था सोबी बेगम और अपने भांजे अजलान से, क्योंकि अजलान की नज़र में शहराम यानी एक आइडल मामू था। ये सोचते हुए बेईमान शहराम पूनम के कमरे से भाग जाता है। शदीद ठंड और तेज सर्द हवाएं, आसमान पर गहरे काले बादल, वक्र वक्र से चमकती कड़कती बिजली। ऐसा मालूम होता था कि बस अब थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। इतने हसीन मौसम में आज पूनम ने शाम की चाय के साथ कुछ लज़्ज़ात भी तैयार किए थे। पिंक ड्रेस में ब्लैक ऊनी शॉल अपने इतराफ लपेटे, खूबसूरत बाल सिल्की बालों को कैचर में मुकीद किए, जिसकी वजह से चेहरे के इर्द गिर्द कुछ लटें बिखरी हुई थी। वो बार बार इन लटों को कान के पीछे करती हुई घरेलू मुलाजमा साबरा के साथ मिलकर इन मज़ेदार रज़ुआत को टेबल पर लगा रही थी। इस भीगे भीगे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, गाजर का हलवा और इलायची वाली चाय की उम्दा खुशबू पूरे घर में महक रही थी। सोबी बेगम तो दीवानी हुई जा रही थी। वो बार बार पूनम के हाथ की बनी हुई हर चीज़ की तारीफ बड़े जोशो खरोश से कर रही थी। सहरंगेज शख्सियत का मालिक अजलान अहमद, जिसकी मोहब्बत भरी निगाहें इस परी पैकर की तरफ बार बार उठ रही थी, अपनी बिखरी जुल्फों को संभालती हुई ये परेशान सी लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। न जाने ऐसी क्या तपिश थी अजलान की निगाहों में कि पूनम को अब कुछ सेकंड भी इधर गुजारना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि अजलान इसके हाथ के बने हुए पकौड़ों की तारीफ कर डाली। पूनम ने अजलान को कोई जवाब दिए बगैर सिर्फ मुस्कुराकर निगाहों को झुका लिया। पूनम का यूं इस तरह अजलान को देखकर मुस्कुराना कोई दावन नहीं, बल्कि ये एक नस्वानी शर्म हया थी। इसके शर्माने का ये अंदाज बड़ा दिल फरेब था, जिसने अजलान को बहुत मुतासिर किया और इसके दिल में एक ख्याल उभरा कि अब जिंदगी की आखिरी सांस तक किसी शर्मीली लड़की से ही मोहब्बत करना है बस। अब ये सब गर्मा गर्म इलायची वाली खुशबूदार चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। ऐसे में शहराम यानी गहरे नीले रंग का ओवरकोट पहने बड़ा अतरा कर चलता हुआ घर में दाखिल होता है। पूनम को इस तरह सबके साथ चाय की चुस्कियां लेता देखकर ये चिचोरा आदमी भी मौका गनीमत जानकर इधर ही सोफे पर बैठ जाता है। भाई को देखकर सोबी बेगम के चेहरे पर चमन से खिल उठते हैं। आ गया मेरा भाई, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, कितना हैंडसम लग रहा है। शरा को ओवरकोट और बाहर की तरफ निकली लटकी हुई तोंद में देखकर पूनम को अपने हंसी पर काबू पाना बहुत मुश्किल दिखाई दिया था। वो दिल ही दिल में
सोच रही थी कि हैंडसम नहीं बल्कि उल्लू का पट्टा लग रहा है ये बुढ़ा खुसड़। वो बहाने से उठना चाहती थी लेकिन एकदम सोबी बेगम पूनम से मुखातिब हुई। पूनम बेटी, एक कप शहराम को भी चाय दे दो, बाहर सर्दी से आया है बेचारा। पूनम गुस्से में केतली से चाय कप में उंडेल कर शहराम की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये लीजिए अंकल चाय। अपने लिए अंकल का लफ्ज़ सुनकर इसके तन बदन में आग के शोले भड़क उठते हैं। वो खौफनाक निगाहों से पूनम को देखता है लेकिन पूनम जल्दी से चाय का कप शहराम को थमाकर इधर से खिसक जाती है। पूनम से अपनी अच्छी खासी बेइज्जती महसूस करते हुए शहराम सोबी बेगम से मुखातिब होता है, आपा ये लड़की अब कब तक इस घर में रहेगी? निकाल बाहर करें इससे। मुझे तो इस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। कैसी भोली भाली बनी फिरती है ये इस घर में जी हजूरी करती हुई। मुझे तो ये किसी बहुत बड़े खतरनाक गैंग से मिली हुई लगती है। अरे नहीं नहीं शहराम, जो तुम समझ रहे हो ये लड़की बिल्कुल भी वैसे नहीं है। यतीम और बेसहारा और बेचारी है। कैसे निकाल दूँ इस हालात की सताई हुई जवान लड़की को? और वैसे भी ये बेचारी का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से ही हुआ था। हमें इतना खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। खैर आपा, आपको तो हर इंसान दूध का दूल्हा दिखाई देता है। किसी दिन वारदात करके फरार हो जाएगी ये लड़की और आप देखती ही रह जाएंगी। अरे नहीं शहराम, तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भला इतनी मासूम और डरी सहमी हुई लड़की भी कोई वारदात कर सकती है? सोबे बेगम के दिल में पूनम के लिए उमटता हुआ प्यार और हमदर्दी के तूफान को देखते हुए शहराम कहने के दिल में एक खतरनाक मंसूबा उभरता है। मैंने अपने अजलान के लिए बहुत ही प्यारी लड़की पसंद की है। अरे वाह आपा, ये तो कमाल हो गया। शराब ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, कौन है वो खुशकिस्मत लड़की जो हमारे लाडले की दुल्हन बनने वाली है? शराब, वो जो मैंने तुम्हें अजलान की बर्थडे पार्टी में अपनी एक बहुत ही करीबी दोस्त आफिया से मिलवाया था। इन्हीं की इकलौती बेटी है तानिया। आपा ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप दोनों की दोस्ती और ज़्यादा मजबूत होगी। क्यों भाई अजलान, तुम्हारी क्या मर्जी है? तुम भी तो कुछ बोलो। तुम्हारी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला होने जा रहा है और तुम इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। अजलान, जो बहुत देर से खामोशी के साथ इन दोनों की बातों को सुन रहा था, एकदम से दो टोक फैसला सुनाते हुए बोला, शराह मामू, फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। इसके लहजे में सख्त बेजारी और अक्खड़पन नुमाया था। ऐसा मालूम होता था अजलान को इस मौजू में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। शहराम ने गहरी नज़रों से अजलान की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है यार, शादी का इरादा नहीं है या कोई और पसंद है? अजलान कोई जवाब दिए बगैर सर झुकाए कमरे से बाहर की तरफ निकल जाता है। अपने इकलौते और लाडले बेटे को इस कदर खामोश और सुद्दा देखकर सोबी बेगम को फिक्र लाक हो जाती है। वो शनाम से मुखातिब होती है, क्या हुआ, क्या हो गया है मेरे बच्चे को? आज से पहले तो मैंने इसे इतना खामोश नहीं देखा। शराम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजलान शादी की बात पर इतना चुप क्यों है? अगर इसे कोई लड़की पसंद है तो हमें बताए, हम इसकी पसंद का एहतराम करेंगे। लेकिन इस तरह मुंह लटकाए किसी भी बात का जवाब दिए बगैर उठकर चले जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? शराब, प्लीज़ तुम अजलान से बात करो। वो तुमसे बहुत फ्री है। तुम इसके मामू ही नहीं बल्कि दोस्त भी हो। तो बहन की परेशानी को भांपते हुए शराब गोया हुआ, आपा इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इस उम्र में लड़के थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। वैसे मैं आज ही बात करूँगा अजलान से। अजलान को लॉन में टहलता हुआ देखकर शनाम इससे मुखातिब हुआ, ए वो लड़के, ये क्या तुम रास्ता नाप रहे हो? अजलान उदास सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए जवाब देता है, रास्ता नहीं नाप रहा, मैं तो चहलकदमी कर रहा हूँ। मामू, क्या कोई काम था आपको मुझसे? हाँ काम तो है, तुमसे बहुत ज़रूरी। चलो बैठकर बात करते हैं। कॉफ़ी पियोगे तुम? अजलान, नहीं मूड नहीं है मेरा। अबे यार पी लो कॉफ़ी, मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। शराम मुलाजमा से कॉफ़ी का कहता है, अजलान क्या बात है, तुम ज़िंदगी से इतने बेजार क्यों दिखाई दे रहे हो? कुछ भी नहीं मामू, कुछ तो बात है भांजे जिसकी पर्दादारी है। देखो अजलान, ज़िंदगी खुलकर जियो, इसे समझने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे दिल में बात है तुम मुझसे बिला झिझक शेयर कर सकते हो। हम अच्छे दोस्त भी हैं। चलो शाबाश, अब जल्दी से बताओ कौन है वह संगदिल लड़की जिसने हमारे इतने मासूम से भांजे को सोगवार कर दिया है? अजलान ने यकदम चूक कर शहराम की तरफ हैरत से देखता है, मामू आपको कैसे मालूम कि मामला लड़की का है? हाँ हाँ बेटे, दुनिया देखी है हमने, अब मामू नहीं बनाओ, सीधी तरह बता भी दो वो लड़की कौन है? अजलान के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पूनम बसी हुई थी, लेकिन वो ये बात लबों पर लाने से सिर्फ इसलिए डरा था कि सोबी बेगम ने अपनी दोस्त की बेटी तानिया इसके लिए पसंद कर ली थी। अजलान को इस कदर गहरी सोच में देखकर शहराम ने मुस्कुराकर पूछा, अब इतना भी क्या सोच रहे हो, बता भी दो कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारा सुख चैन छीन लिया है? मामू,
हाँ बोलो जलान। मामू बात दरअसल ये है कि वो क्या मामा पूनम से मेरी शादी के लिए राजी हो जाएंगी? क्या? कौन? पूनम? तुम पूनम से शादी? क्या वाकई? पूनम का नाम सुनते ही शराब का कलेजा उछलकर एकदम से हलक में आ गया और इसकी जबान पर ऐसे हल्काहट ताड़ी थी जैसे इस पर लकवे का शदीद तरीन हमला हुआ हो। लेकिन कुछ ही लम्हों में इसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, माशाल्लाह जनान, तुम्हारा इंतखाब लाजवाब है। वाह ज़बरदस्त। पूनम बहुत अच्छी लड़की है, नेक और शरीफ। खुदा की कसम कितने प्यारे लगोगे तुम दोनों एक साथ। बस इतनी सी बात के लिए तुमने राई का पहाड़ बना रखा था। तुम्हें मालूम है आपा कितनी परेशान है तुम्हारी इस खामोशी की वजह से। लेकिन मामू, क्या मामा राजी हो जाएंगी पूनम के लिए? क्योंकि वो तो मेरी शादी अपनी दोस्त की बेटी तानिया से करवाना चाहती हैं। कैसे नहीं मानेंगी आपा? तुम इनके लाडले बेटे हो, जान बसती है तुम्हें आपा की। और अगर वो राजी नहीं भी हुई तो मैं मनाऊंगा आपा को। शराब की तसल्ली बख्श बातों से अजलान के मायूस और बुझे हुए चेहरे पर जरा ताजगी नमूदार हुई। इसे उम्मीद की किरण नजर आती दिखाई दी। पूनम को इस तरह से अपने जंगल से दूर जाता देखकर शराब की इस वक्त बस से बदतरीन हालत थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो किस तरह से पूनम को लेकर यहाँ से उड़न छू हो जाए। वो आज अपने आप को हारता हुआ महसूस कर रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इसका अपना भांजा इसका हरीब बनकर इसके सामने यूं खड़ा हो जाएगा। अपने मकार दिमाग से कुछ सोचने के बाद शराब ने जलान को खोजती हुई नजरों से देखते हुए पूछा, अच्छा जलान, तुम मुझे एक बात बताओ। जी मामा पूछे, क्या तुमने अपनी इस दिली कैफियत का इजहार कभी पूनम से भी किया है? या इस यकतरफा मोहब्बत का बोझ तुम अब तन्हा अपने सीने में छुपाए फिर रहे हो? नहीं शराब मामू, मेरी इस बेतहाशा मोहब्बत से वो बेखबर है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं तो क्यों ना मैं अपने दिल के की बात पूनम से कह दूँ। अरे नहीं नहीं अजलान, तुम ऐसी गलती हरगिज नहीं करना। लेकिन क्यों मामू? पूनम की मर्जी जानना भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है अजलान, लेकिन तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को। देखो बेटा, पूनम एक सीधी सादी सी मशर की लड़की है। तुम्हारे इस तरह से इजहार मोहब्बत से भड़क भी सकती है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब हर लम्हा तुम्हें गाइड करने के लिए। पहले मुझे पूनम से बात कर लेने तो इस तरह से अच्छा भी लगेगा कि तुमने घर के बड़ों को बीच में डाल के इसे प्रपोज किया है। बेटा तुम यकीन करो, पूनम के दिल में तुम्हारे लिए बेतहाशा इज्जत और तरह पैदा हो जाएगा। हाँ, इसके बाद तुम पूनम को अपने दिल की कैफियत से आगाह कर देना। शराम की चिकनी चढ़ी बातों में आकर जलान ने फर्माबरदारी का सबूत देते हुए कहा, ठीक है मामू, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। शराम जैसा ठरकी चालबाज और बेशर्म आदमी हर तरह से अजलान को शीशे में उतार चुका था। ये मकार कभी भी नहीं चाहता था कि पूनम अजलान की दुल्हन बने। इसके तो इरादे कुछ और ही थे। सामने से आता हुआ शहराम क्यानी, जिसकी बेढंगी ड्रेसिंग देखकर पूनम का बेसाख्ता हंसी का फुहारा छूट पड़ा। गहरे पीले रंग की सुर्ख बटनों वाली शर्ट और चुस्त पतलून पैंट पहने हुए शहराम क्यानी आज इसे किसी ऑस्ट्रेलियन तोते से कम दिखाई नहीं दे रहा था। उफ अल्लाह, ये बुढ़ापा, मोटापा, चौड़ापा किधर से आप आ टपका मेरे सामने। या अल्लाह बचा ले मुझे 1965 के इस वो सीधा मॉडल से। अब इसे इंटरनेशनल छिछोरे की सड़ी हुई बातें सुनना पड़ेंगी। पूनम मुंह पर अपनी हथेली दबाए बामुश्किल हंसी रोकती हुई अपने कमरे की जानिब दौड़ लगाती है। लेकिन इस सठियाए हुए ठरकी बुड्ढे की लगातार पुकारने पर से रुकना ही पड़ा। अरे पूनम, पूनम जानम सोनम, बात तो सुनो मेरी जरा को। रुको तो सही, किधर भागी चली जा रही हो मुझे देखकर? एक तो तुम्हारा ये नाम भी कितना अजीब व गरीब है, मेरी तो जबान पर ही नहीं चढ़ता। मेरा दिल चाहता है इस नाम को बदल कर तुम्हारा नाम लुबना या यास्मीन यास्मीना रख दूं। पूनम ने नाक मुंह चढ़ाकर शराब की तरफ खून ख्वार नजरों से देखकर सोचा, और मेरा दिल चाहता है तेरा नाम बदल कर कुत्ता कमीना रख दूं। तरसते हुए बुड्ढे में मैं लुबना समीना और तू कुत्ता कमीना। अरे पूनम, बात तो सुनो, बात तो सुनो यार, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है? एक बहुत ख़ास बात। जो भी बात है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। पूनम की इस तरह तड़क कर जवाब देने पर शराब को जैसे आग ही लग गई हो। तुम मुझसे इस लहजे में क्यों बात करती हो? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? काश कि तुम इंसान होते शहराम। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इंसान नहीं हूँ। छोड़ो शहराम, अब तुम इन बातों को तुम्हारी समझ से बाहर है। खैर, क्या बात करना चाहते हो तुम? बोलो मुझसे। पूनम, तुमने अजलान को अपनी ऐसी कौन सी अदाएं दिखाई हैं कि वो बेचारा तो अपना दिल ही हार बैठा है, असीर हो गया है वो तुम्हारी से मकनातीसी हुस्न का। क्या मतलब है तुम्हारा शहराम? मुंह संभाल कर बात करो। पूनम भड़क उठी, बेशरम इंसान, वाकई जाने मन, तुम तो बंगाल का काला जादू निकली। वाह भाई वाह, पहले तुमने मामू को अपने जाल में फंसाया और अब मासूम से भांजे को। शराम की हंसे बढ़ती हुई बातों को सुनकर पूनम चीख उठी। फिटे मुंह
اور تمہارا اللہ غارت کرے تمہیں تم اپنے کالے کرتوت مجھ پر تھوپ رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں اپنی اتنی اچھی آپا اور ازلان کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ کتنا مان ہے ان کو تم پر، کتنا اچھا سمجھتے ہیں وہ دونوں تمہیں۔ شہرام یاد رکھنا، اگر ایک دن تمہارا یہ بھیانک غلاظت سے بھرا ہوا چہرہ ضرور سب کے سامنے بے نقاب ہوگا، تم مجھ غریب الزامات کے بجھاڑ کر رہے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے، اس غریب لڑکی کو تو دیکھو، مکمل حسن کا چلتا پھرتا پیکج ہو تم، بڑی آئی غریب، نیندیں حرام کر دی ہیں تم نے ہم ماموں بھانجے کی۔ شہرام تم حد سے بڑھ رہے ہو، اب میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، ہا ہا۔ شہرام نے گھٹیا کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پونم کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میری کلی، اب غصہ تھوک بھی دو نا، اتنے نرم و ملائم ہاتھوں کو کیوں بار بار تکلیف دینے کا سوچتی رہتی ہو؟ کبھی پیار و محبت کی باتیں بھی کر لیا کرو سونیو، چھوڑو میرا ہاتھ، بے شرم انسان، ورنہ اتنی جوتیاں برساؤں گی کہ تمہاری یہ دو کوڑی کی شکل اور صورت کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کتنی غصیلی ہو تم، اور ہمیں تو تمہارے اس غصے پر بھی ٹوٹ کر پیار آتا ہے، قسمیں۔ اچھا چھوڑو، غصہ تھوک بھی دو نا اب میری دلربا، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، وہ تم غور سے سنو۔ ازلان تم سے اپنے پیار کا اظہار کرے گا، لیکن تم فوراً انکار کر دینا، کیونکہ آپا نے اپنی ایک عزیز دوست کی بیٹی تانیہ کو ازلان کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے تم سے اور تمہاری اوقات سے بہت بہتر ہے، اور ویسے بھی طوائف زادی کبھی کسی شریف خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ آج نہیں تو کل آپا کو تمہاری اصلیت کا علم ہو ہی جائے گا، وہ تمہیں دھکے مار کے گھر سے نکال دیں گی۔ شہرام کی باتیں سن کر پونم سختی کی کیفیت میں تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ازلان جیسا نفیس انسان اس کو اپنے لیے منتخب کرے گا۔ وہ تو اپنے آپ کو ایک بہت معمولی سی لڑکی تصور کرتی تھی، لیکن آج ازلان کی دلی کیفیت جاننے کے بعد اس کے ویران دل میں ایک دم خوشیوں کے دیپ جل اٹھے تھے۔ اس نے بھی بہت بار ازلان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ چاہت محسوس کی تھی۔ پونم کو گمسم دیکھ کر شہرام نے اس سے کہا، سمجھ رہی ہو نا تم میری بات کو؟ تمہیں ہر حال میں ازلان کو منع کرنا ہے، کیونکہ کل رات آپا اور ازلان کے درمیان صرف تمہاری وجہ سے تل کلامی ہوئی ہے۔ وہ ازلان جو اپنی ماں کے دل و جان سے عزت کرتا تھا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے بے ادبی کے لیے مادہ ہوا، اور میں نہیں چاہتا پونم کہ اس گھر کا سکھ چین تمہاری جیسی معمولی لڑکی کے ہاتھوں برباد ہو۔ دیکھو پونم، تمہیں ازلان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے، کیونکہ جس عورت نے تمہیں سہارا دیا، احسان کیا اور اس گھر میں جگہ دی، اب اس عورت کے بیٹے کو باغی ہونے سے تم ہی بچا سکتی ہو۔ پونم ششدر سی کھڑی مکار شہرام کی ان جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو پورے یقین کے ساتھ سن رہی تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ماں اور بیٹے کے اس محبت بھرے رشتے میں اس انجان لڑکی کی وجہ سے کوئی پھوٹ پڑے۔ کیا سوچ رہی ہو پونم؟ کچھ نہیں، لیکن اب میں کہاں جاؤں گی؟ اس بے حس معاشرے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھ جیسی دکھیاری اور تنہا لڑکی کے سر پر عزت اور تحفظ کی چادر ڈال دے۔ پونم اب بری طرح رو رہی تھی۔ روتی کیوں ہو تم؟ کیا میں نہیں ہوں تمہارا ہمیشہ سے کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے؟ میں دوں گا تمہیں رہنے کے لیے ایک عالیشان گھر، روپیہ پیسہ، دنیا بھر کی ہر چیز لا کر تمہاری ان قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، بس تم ایک اشارہ تو کرو، مان لو میری بات۔ تم میرے ساتھ ایک بار دبئی چلو، دنیا بدل دوں گا میں تمہاری، تم اپنی قسمت پر رکش کرو گی۔ یہ سب بولتے ہوئے شہرام پونم کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ شہرام کی بدبودار سانسوں کو اپنے اتنے قریب محسوس ہوتا دیکھ کر روتی ہوئی پونم چلا اٹھی۔ دور ہو جا بغیرت، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو مجھے آسائش اور رہائش کا لالچ دے کر بے آبرو کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کبھی بھی تیری اس ناجائز خواہش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ کمرے میں آنے کے بعد پونم ایک بہت اہم فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ازلان کو صاف انکار کر دے گی اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ پونم کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، ایسے میں اسے چائے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، لیکن اس وقت کسی ملازمہ کو کہنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے چائے بناتے ہوئے اسے انٹرکام بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھا لیا۔ آپ ایک کافی اسٹڈی میں لے آؤ۔ یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، ازلان نے مختصر کہا۔ پونم نے جلد از جلد ایک کپ کافی ازلان کے لیے تیار کی اور کپ اٹھا کر وہ اسٹڈی میں دینے چلی آئی۔ ازلان کمپیوٹر پر مصروف تھا، اس کے سامنے مختلف فائلز اور نقشے پھیلے ہوئے تھے۔ بڑی جلدی بن گئی کافی۔ اپنی ٹیبل پر رکھا کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کافی لانے والی کی طرف دیکھا۔ پونم کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ آپ کیوں لائیں کافی؟ میں نے تو صابرہ سے کہا تھا۔ وہ دراصل اس وقت کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تو آپ کے لیے کافی بنا دی۔ تھینک یو، وہ تکلف سے بولا۔ مہرون شال اپنے گرد لپیٹے، اس میں چھوٹے چھوٹے شیشے اور ستارے ٹانگے ہوئے تھے۔ نکھرے چہرے اور جھکی نظروں والی یہ لڑکی اسے بالکل نئی نویلی دلہن جیسی لگ رہی تھی۔ ازلان اس کے دل فریب حسن کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ محبت کے ساتھ یکٹک سے
इस परी पैकर को देखे जा रहा था। इसे अपने इंतखाब पर नाज था, मगर वो खुद भी तो किसी से कमतर नहीं था। नाम काबिल, नरम मिजाज, दौलतमंद, पढ़ा लिखा, मजबूत खानदानी बैकग्राउंड और इसके अलावा इसकी सैर सदा कर देने वाली पुरकशिश शख्सियत। इसलिए अजनान को हमसफ़र भी ऐसा ही मिलना चाहिए था जो हर तरह से इसके शायान शान हो। आज पूनम को अपने इतने करीब पाकर वो अपने दिल में छुपी बेपनाह चाहत को इसके सामने खोल कर रख देना चाहता था। वो कह देना चाहता था कि वो इसके लिए क्या है। वो आज बता देना चाहता था कि इसकी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली लड़की है जिसको देखकर इसके दिल ने शिद्दत से धड़कना सीखा। सुनो जी, उफ। अजलान का ये गंभीर लहजा ना चाहते हुए भी इसके उठते कदमों को रोक देता है। इसके पूरे वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ जाती है। वो जाते जाते ठहर सी जाती है। पूनम, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी क्या? देखिए, आप मुझे गलत हरगिज़ नहीं समझना। प्लीज़ आप मेरी बेलौस मोहब्बत को समझना। पूनम, आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं सुन रही हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पूनम, यकीन करें, मैं ये लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपनी दिली कैफियत से आगाह कर रहा हूँ। मैं अपनी इस मोहब्बत को एक ख़ास मुकाम देकर निकाह के पाकीज़ा बंधन में हमेशा के लिए बांध देना चाहता हूँ। पूनम, क्या आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगी? क्या आप मेरी हमसफ़र बनेगी? आप कुछ कहती क्यों नहीं है? अजलान बेचैनी से इसके जवाब का मुंतज़िर था, लेकिन पूनम तो किसी बुत की माने खामोशी से नज़रें झुकाए खड़ी थी। ऐसा मालूम होता था मोहब्बत का जो तूफान अजलान के वजूद में ठाठे मार रहा है, इसकी एक बूंद भी पूनम को छू कर नहीं गुजरी। अजलान को कोई भी जवाब दिए बगैर वो अपने कमरे में चली आती है। वो सोचती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं खुद ही खामोशी से इस घर से चली जाऊंगी। क्यों बर्बाद करूं मैं इन लोगों का सुख चैन? लेकिन अजलान, कुछ लम्हों के लिए अजलान का इल्तजा भरा चेहरा इसके सामने आ जाता है। वो बेबसी से सोचती है कि क्या अब मैं अजलान से दूर हो जाऊंगी? अजलान से दूर जाने का तसव्वुर से ही वो उदास हो जाती है। अजीब कश्मकश में थी वो। एक तरफ वो इस घर की खुशियों को बचाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ अजलान जैसे इंसान को खो देना जो किस्मत वालों को मिला करते हैं। कौन सी लड़की होगी जो अजलान जैसे बाकिरदार इंसान की हमसफ़र बनना नहीं चाहेगी? खो दिया मैंने आज इतने चाहने वाले शख्स को। काश खानम ने मुझे अगवा नहीं करवाया होता। काश मैं अजलान को इस तरह ना मिली होती। काश काश वो घंटों इन सोचों में उलझी हुई न जाने क्या क्या सोच रही थी। उफ, रात के 3 बज गए। मैं कोई हतमी फैसला क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ऐसी क्या वजह है जो मुझे रोक रही है अजलान से दूर जाने से? क्या मैं भी अजलान को चाहने लगी हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? मैं सोबी आंटी को कभी दुख नहीं दे सकती। आज ही दूर चली जाऊंगी मैं अजलान से हमेशा के लिए। इस घर में पूनम की पसंदीदा जगह स्विमिंग पूल था। वो जब भी परेशान होती हैं इससे अपनों की याद सताती तो वो इधर ही आकर बैठ जाया करती थी, और आज भी कुछ ऐसा ही था। पानी के करीब बैठकर इससे वक्त गुजारने का एहसास भी नहीं होता था। अजलान ने अक्सर इसे कई बार इस जगह किसी गहरी सोच में बैठे हुए देखा था। वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि पूनम क्या सोचती है। वो इसके हालात से नावाकिफ था। अजलान तो इसकी ज़िंदगी के एक बहुत अहम सानियत से भी बेखबर था, लेकिन आज रात के इस पहर वो इसे स्विमिंग पूल के करीब बैठा हुआ पहली बार देख रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को पूनम इधर क्या कर रही है। इसका दिल तड़प उठा। वो अपनी ज़िंदगी के करीब जाकर इसका हर दुख दर्द समेट लेना चाहता था। ये सोचकर वो उठा। इसके कदम स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये क्या। जब अजलान स्विमिंग पूल के पास पहुंचा तो पूनम इसे दिखाई नहीं दी। वो मायूस सा होकर इधर ही बैठ गया। पूनम बोझल कदमों से चलती हुई अपने कमरे में वापस आ गई थी। वो आज हमेशा के लिए इस घर से वापस जा रही थी। जाने से पहले सोबी बेगम की दी हुई सारी चीज़ें इधर ही छोड़कर जा रही थी। इनका दिया हुआ मोबाइल फ़ोन और कीमती तोहफे, इसके अलावा इसके सारे कपड़े वार्डरोब में लटके थे। वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा रही थी सिवाय इस जोड़े और काली चादर के जो वो पहली बार इस घर में पहन कर आई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। जाने से पहले इसने एक नज़र इस घर को देखा जहाँ इसे अब दोबारा कभी नहीं आना था। इस घर और यहाँ के मकीनों ने इसे बहुत इज्जत दी थी। यहाँ रहकर वो ज़िंदगी के इस खूबसूरत रंग से आशना हुई थी जिससे पहले वो अनजान थी। इसका तारुफ मोहब्बत से हुआ था, यानी अजलान से। ये जानते हुए भी कि इस मोहब्बत का कोई इंजाम नहीं है, फिर भी वो अपने दिल को रोक नहीं पाई थी। वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। आंखों में अश्क लिए जब पूनम कमरे से बाहर आई तो बुरी तरह अजलान से टकरा गई। अपने इतने करीब अजलान को पाकर वो कुछ लम्हों के लिए जज्बाती ज़रूर हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी इसने अजलान को अपने वजूद से अलग किया। जाने से पहले वो अजलान से आंखें नहीं मिला पा रही थी। इसे लगा था वो इसकी तरफ देखेगी तो अजलान जान जाएगा कि इसके दिल में क्या है। वो बस इतना कह पाई थी कि जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। क्यों? अजलान तड़प उठा। बस जाना है मुझे। नहीं, जाओ, रुक जाओ। नहीं रुक सकती। क्यों? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? नहीं, झूठ मत बोलो पूनम। मैंने आपकी आंखों में बहुत बार अपने लिए चाह देखी है।
झूठ देखा है आपने मेरी आंखों में। नहीं पूनम, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। क्यों कर रही हो आप मेरे साथ ऐसा? क्या आपको मंजूर है कि मैं तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर, पाँव रगड़ रगड़ कर, तिल तिल से सकता हुआ आपकी जुदाई और इसे सांस के तले दबकर अपनी जान दे दूं? अजलान प्लीज चुप कर जाएं, चुप कर जाएं, मेरा दिल फट जाएगा। वो चीख उठी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, जाने दें। आप मुझे कुछ नहीं जानते, आप मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। पूर्णा, मैं आपके बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता। मैं तो बस ये जानता हूँ कि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और बाक़िदार लड़की हो, और आप में वो तमाम खसूसियत मौजूद हैं जो एक अच्छी शरीक हयात में होनी चाहिए। फिर इसने जैसे आखिरी उम्मीद पर कहा, मत जाओ, मुझे इस तरह छोड़कर तनहा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बड़ी थकन थी इसके लहजे में। पूनम, ये आखिरी अल्फाज, आखिरी सतह है। इसके बाद मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। आप अगर आज ना मानी तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाऊंगा। अजलान की बातों में न जाने ऐसा क्या था कि पूनम अपने आप को मोम की तरह पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। वो दिलो जान से अजलान की एक एक बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहती थी। अजलान, पूनम ने कामती आवाज़ के साथ अजलान को मुखातिब किया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। कहो पूनम, आज जो कुछ भी कहना चाहती हो, लेकिन बस मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करना। पूनम ने डबडबाई हुई आंखों से अजलान की तरफ देखते हुए कहा, अजलान, अगर किसी ने आपसे आकर ये कह दिया कि मेरा माजी दागदार है या मुझ पर कोई तोहमत बांधनी चाहिए, तो क्या आप मुझसे इतनी ही मोहब्बत करेंगे जितनी आज कर रहे हैं? अजलान ने पूनम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ पूनम, मेरा ये वादा है आपसे कि मैं फिर भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करूंगा जितनी इस वक्त करता हूँ। मेरी मोहब्बत में आप कोई कमी नहीं पाएंगी। पूनम ने नम आंखों से अजलान की तरफ देखा, जिसमें इसके लिए बेतहाशा चाहत थी, दिल से यकीन कर लेने वाली चाहत। लेकिन अजलान, वो आपकी मम्मा ना मानी तो? पूनम के खदशात को समझते हुए अजलान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, मैंने मम्मा से बात की है और आप इन्हें बहुत पसंद हो। अजलान की बात सुनकर पूनम चूक सी जाती है, क्योंकि शराम ने तो इसे कुछ और ही कहानी बताई थी। वो अब समझ जाती है कि शराम इसे वर्गला रहा था। पूनम को गहरी सोच में डुबा देकर अजलान इसकी तरफ देखकर कहता है, क्या सोच रही हो? चलो मेरे घर अपनी इस पाकिज़ा मोहब्बत से इसे बात कर दो, क्योंकि अब मैं तमाम ज़िंदगी अपनी पूनम के संगत गुजारना चाहता हूँ। पूनम अभी अभी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती है। आज वह बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि आज इसकी और अजलान की ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन था, यानी इनकी मंगनी का। सोबी बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो पहले दिन से ही पूनम को बहुत पसंद करती थी और इसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, पर वो अजलान के जज्बात से लाइलम थी। लेकिन जब अजलान ने इन्हें अपनी पसंद से आगाह किया तो उन्होंने अपने बेटे की पसंद का दिल से एहतराम किया। इन्हें अजलान के इंतखाब पर नाज था। हल्के गुलाबी रंग का घेरेदार लहंगा ड्रेस, जो फिरोजी मोतियों और सुर्ख सितारों के नफीस काम से भरा पड़ा था। गोरे गोरे हाथों में अजलान के नाम की मेहंदी रचाए पूनम आज नजर लगने की हद तक प्यारी लग रही थी। अजलान की तो निगाहें जैसे पथरा सी गई हों। वो बहुत मोहब्बत से पूनम के मदहोश कर देने वाले हुस्न को देख रहा था। पूनम लाज के मारे सुर्ख हो जा रही थी। वो सर झुकाए कभी अपनी उंगलियां मरोड़ती तो कभी बिला वजह अपने आंचल को दुरुस्त करती, क्योंकि वो जानती थी कि अजलान इसे मुसलसल देख रहे हैं। शर्माई घबराई बेड पर शर्माई घबराई बैठी पूनम अजलान की गंभीर आवाज़ पर एकदम से चौंक पड़ती है। पूनम जी, अजलान बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस दुल्हन के जोड़े में। वो शर्म की वजह से बामुश्किल अच्छा कह पाती है। आज न जाने क्यों से अजलान से इस कदर शर्म आ रही थी। वो मैं आपकी कुछ पिक ले सकता हूँ? नहीं, लेकिन क्यों? वो मुझे शर्म आ रही है। किससे? आपसे? मुझसे क्यों? पता नहीं, पागल लड़की, मुझसे कैसी शर्म? मैं अब कोई गैर तो नहीं हूँ, लेकिन शर्म तो आपसे ही आ रही है ना? वो पूनम ने अजलान की तरफ मासूमी से देखकर कहा, वो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और अगर मैं जाने नहीं दूँ तो? आज अजलान इस क्यूट सी लड़की को पूरी तरह से तंग करने के मूड में दिखाई दे रहा था। अच्छा सुनिए अजलान जी, बोले पूनम, क्या बात है? क्या आप मुझे हमेशा इसी तरह चाहते रहेंगे? पूनम के चेहरे पर खदशात और उदासी की मिलीजुली कैफियत देखकर अजलान ने इसके हसीन चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, पूनम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आप मेरी इस मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं पाएंगी। सच है अजलान? पूनम ने पलकें उठाकर कहा। इसकी आंखों में नमी थी। ये क्या पूनम, आपकी आंखों में आंसू? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? अजलान ने पूनम की खूबसूरत आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, पूनम, बदलना आता नहीं हमें। मौसमों की तरह हर रात हर एक रुत में तेरा इंतज़ार करते हैं। ना तुम समेट सकोगी जिसे क़यामत तक, कसम तुम्हारी, तुम इतना प्यार करते हैं। पूनम, मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बस आपका ही रहूँगा, ये मेरा वादा है। सच अजलान? बिल्कुल सच मेरी पूनम। एक बात कहूँ अजलान आपसे, ये आप मुझे तुमसे क्यों मुखातिब नहीं करते? तुम कहा करें ना। पूनम, आप कहने की एक वजह है। कैसी वजह? दरअसल पूनम, मैं आपसे
محبت نہیں بلکہ آپ کی عزت بھی کرنا چاہتا ہوں، بس اس لیے۔ لیکن تم میں اپنا پن ہے اذلان، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو آج سے میں آپ کو تم کہہ کر مخاطب کروں گا۔ کچھ دن بعد پونم شہرام چیختا چلاتا ہوا پونم کے کمرے میں آ پہنچا۔ اس نے لپک کر پونم کو چوٹی سے پکڑ لیا۔ آہ چھوڑو میرے بال۔ پونم شدید تکلیف سے تڑپ اٹھی، لیکن شہرام پر تو جیسے پاگل پن کا بھوت سوار تھا۔ بغیرت آوارہ طوائف زادی، اب تو بھی ہم شرفا کی عزت بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ میں پورا نہیں پڑتا تھا، تجھے کیا کمی ہے مجھ میں ذرا بزنس کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے دبئی کیا گیا، تو نے مجھ سے بے وفائی ہی کر ڈالی۔ کیا بکواس کر رہے ہو شہرام؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ چھوڑو میرے بال۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ بے شرم لڑکی، اتنی بھولی بھالی نہیں بن کہ جیسے تجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ مکار بچلن، پھر کیا یہ منگنی تیرے باپ کی ہوئی اس گھر میں؟ منع کیا تھا نا میں نے تجھے اذلان کے قریب جانے سے، تو نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اس کو مر مٹی تو اس کے پیسوں پر، لالچی لڑکی۔ میں بھی تو تجھے یہ سب کچھ دے رہا تھا، پھر مجھے انکار کیوں کرتی رہی تو بتا؟ جھوٹے مکار تم ہو شہرام، تم نے صوبی آنٹی کے خلاف میرے کان بھرے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو مجھے بہت چاہتی ہیں، وہ بیچاری تو جھٹ سے راضی ہو گئیں، اور اذلان مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، میں ان کو انکار نہیں کر سکی۔ اوہ اذلان محبت کرتا ہے تجھ سے، اور میرا پیار کبھی تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ ایسا کیا ہے اذلان میں جو تو اس کے ہی گنگاری ہے؟ میں بھی جوان مرد ہوں، دنیا بھر کی دولت تیرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ تیری جیسی لڑکیاں دو پیسے میں بکتی ہیں، تو خرید لینا مجھے، میں بھی یہاں ہوں، اور تو بھی کیوں نہیں حاصل کر پا رہا تو مجھے بول، کوئی جواب ہے اب تیرے پاس؟ چل سن شہرام، آج میں تجھے بتاتی ہوں کہ اذلان اور تجھ میں کیا فرق ہے۔ اذلان ایک مرد ہے اور تو ایک نمبر کا حرامی، اور وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور تو مجھے اپنی رکھیل بنا کر بے آبرو کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے بیوی بنا کر اس بے رحم دنیا سے چھپا کر عزت و احترام کی ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہے جس سے ہمارے معاشرے میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ میں تا حیات اذلان کی مشکور ہوں گی، کیونکہ وہ میرا کھویا ہوا مقام دینا چاہتا ہے، جو خانم جیسی بے رحم عورتیں اور تجھ جیسے دلال چھین لیتے ہیں، اور پھر ہم معصوم اور بے قصور لڑکیاں نہ ادھر کی رہتی ہیں نہ ادھر کی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ خود ہمارے ماں باپ ہمیں دھتکار دیتے ہیں اس بے رحم معاشرے میں ٹھوکریں کھانے کے لیے۔ اب دفع ہو شہرام، تجھے جو مرضی کرنا ہے کر لے، مجھے بہت یقین ہے اپنے اللہ اور اذلان کی بے لوث چاہت پر۔ ہاں ہاں شاباش، تالیاں، بہت اچھی تقریر کی تو نے آج پونم۔ ہاں لیکن اب میں کچھ نہیں کروں گا، جو بھی کرے گی خانم کرے گی۔ پونم لانگ ڈرائیو پر چلیں، دیکھو موسم کتنا زبردست ہو رہا ہے۔ نہیں اذلان میں نہیں جا رہی۔ کیوں بھئی؟ دیکھے نا کتنے کالے بادل آ رہے ہیں، اور اب تو تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اف کتنی ڈرپوک اور بول لڑکی ہو تم ویسے۔ ارے بھئی اذلان، اتنے خطرناک اور سرد موسم میں کہاں جانے کے بونا بن رہے ہیں؟ شہرام ماموں بس ذرا لانگ ڈرائیو پر۔ لیکن یہ پونم جانے کو راضی نہیں ہو رہی۔ آپ بولے نا ماموں، اس سے شاید یہ مان جائے۔ شہرام نے پونم کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھ کر کہا، چلی جاؤ پونم، کبھی کسی کا دل بھی رکھ لیا کرو، کتنی سنگ دل لڑکی ہو تم، دیکھو کتنے پیار سے اذلان تمہیں لے جانا چاہتا ہے اپنے ساتھ۔ اچھا چلیں اذلان، اب میں شہرام انکل کی بات تو ٹال نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، اس گھر کے بڑے ہیں۔ پونم نے مزید مزے لیتے ہوئے کہا، ویسے اگر انکل آپ بھی ہمارے ساتھ چلتے تو کتنا مزہ آتا۔ میں کیا کروں گا جا کر، اس عمر میں تم دونوں کے درمیان کباب میں ہڈی بن کر۔ تم دونوں جاؤ، انجوائے کرو، مجھے آفس کا کچھ ضروری کام نپٹانا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پونم اذلان سے پوچھتی ہے، ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں پونم؟ سب سے پہلے ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے، اس کے بعد شاندار سا لنچ، اور آخر میں میری من پسند کافی شاپ سے بہت سے مزیدار سی کافی۔ لیکن اذلان، اگر طوفانی بارش ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہاں ہاں پونم، تم بھی نہ بچوں کی طرح باتیں کرتی ہو، اور بھی بارش ہو بھی گئی تو بھی میں اپنا پلان کسی صورت کینسل نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ لیکن اذلان، مجھے ڈر لگتا ہے تیز بارش سے۔ اف، بارش سے بھی کوئی ڈرتا ہے بھلا؟ خیر چھوڑو، یہ سانگ سنو، تمہارے لیے ہے، اس کا ایک ایک لفظ میرے دل کی آواز سمجھ کر سننا۔ یہ سانگ ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ گانا ختم ہونے کے بعد اذلان نے محبت بھری نگاہوں سے پونم کو دیکھا، جو آج اتنی زیادہ شرما رہی تھی کہ اذلان کی ہنسی ہی چھوٹ پڑی۔ کیسا لگا پونم تمہیں یہ سانگ؟ جی کیا، ارے یہ سانگ بھی اچھا تھا۔ پونم کی نظریں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا اچھا؟ بہت اچھا۔ ہاں ہاں پونم، اب مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے، تم پلیز ہی شرمانا تو ختم کرو، حد ہے پاگل لڑکی۔ اذلان، دیکھیے نا کتنا اندھیرا ہو گیا ہے اور بادل بھی گرج رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب بہت تیز بارش شروع ہونے والی ہے، پلیز اب گھر چلیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے بادل کے گرج سے۔
हाँ पूनम, वाकई अंधेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया है और अब तो फिलहाल ड्राइव करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। आप क्या करेंगे अजलान? पूनम के चेहरे पर परेशानी नुमायां थी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं गाड़ी की तरफ लगा देता हूँ और फिर जैसे ही मौसम में कुछ बेहतरी आएगी हम निकल जाएंगे इधर से। अजलान, वो देखिए, वो जो पठान के होटल के सामने पीपल का घना दरख्त है ना, जहाँ कुर्सियाँ मेज़ लगी हुई हैं, इधर लगा लें आप गाड़ी। ये जगह ज़्यादा महफूज है। हाँ पूनम, ये जगह बहुत बेहतरीन है, लेकिन पूनम आई एम सॉरी। पर सॉरी क्यों ज़लान? वो मैं तुम्हें अपनी मनपसंद जगह से लंच नहीं करवा सका तो क्या हुआ ज़लान? मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ आपसे। अभी पूनम और ज़लान बातें कर ही रहे थे कि एक 12-13 साल बच्चा जो अपने कंधे पर मैला कुचला रुमाल लटकाए इन दोनों से मुखातिब हुआ। साहब कुछ लाऊं आप दोनों के लिए? ज़लान के कुछ कहने से पहले ही पूनम बोल पड़ी, छोटू क्या 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 मज़े का है तुम्हारे होटल में? पूनम के पूछने पर छोटू ने फट से अपनी रटी चटाई गर्दान शुरू कर डाली। दाल मसूर, चना दाल, दाल माश फ्राई, कद्दू की सब्जी, आलू मेथी, अंडा, चने। उफ, अच्छा बस बस। छोटू पूनम के बच्चे को चुप करवाया। इसके अलावा अजलान का मारे हंसी के बहुत बुरा हाल था। अजलान, आप क्यों इस कदर हंस रहे हैं? कुछ नहीं पूनम, बस वो इस बच्चे ने सबक बहुत अच्छा याद किया है। अजलान, मुफलिसी और भूख अक्सर ऐसे सबक याद करा देती है। बहुत प्यारा मासूम बच्चा है ये, हालात और गुर्बत का सताया हुआ। अच्छा खैर, आप बताएं खाने में क्या लेंगे, या मैं अपनी पसंद से कुछ मंगवा लूं? पूनम, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो। अच्छा सुनो छोटू, 3 लच्छेदार पराठे और 2 कप दूध पत्ती मलाई मार के जल्दी से ले आओ प्लीज़। अच्छा बाजी, भी लाता हूँ। हाँ हाँ पूनम, अब ये मलाई मार के क्या भाई, तुम स्पेशल चाय भी तो कह सकती थी। पूनम, तुम भी ना बहुत सिंपल लड़की हो, कोई बनावट नहीं है तुम में। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। लव यू सो मच। पूनम सुनो, अतला ने इसकी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए कहा, मैं आज मामा से तुम्हारे और अपने निकाह की बात करूंगा, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आज से ठीक 4 दिन बाद अजलान और पूनम का निकाह था। अजलान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इसने जिस लड़की को दिलो जान से चाहा था, अब वो हमेशा के लिए इसकी होने वाली थी। इसके जीने की वजह ये लड़की, जिसे वो 24 घंटे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था। बस अब सिर्फ 4 दिन की दूरी, लेकिन ये 4 दिन इस पर 4 सदियों के बराबर थे। न जाने ऐसी क्या कशिश थी इस लड़की में कि अजलान को इसके बगैर अब एक पल भी जीना नामुमकिन सा लग रहा था। वो पूनम से आज ही निकाह कर लेना चाहता था, लेकिन इसे एक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शारजा जाना था। इधर पूनम को बहुत से अंदेशों ने घेरे रखा था। वह जानती थी कि शहनाम बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है, इसलिए आज इतनी बड़ी खुशखबरी की सुनकर भी वो उदास थी। और जब भी वो परेशान या गमगीन होती तो स्विमिंग पूल के किनारे आकर बैठ जाया करती थी। पूल के प्याले में भरा चमकदार नीले रंग का पानी से बहुत भला मालूम होता था। आज भी वो घंटों पूल के किनारे बैठी रही थी। इसे वक्त गुजारने का अंदाजा भी नहीं हुआ वो कितनी देर तक इधर बैठी रही। इसने आज खाना भी नहीं खाया था, जबकि घर में आज खाने का काफ़ी इत्तेमाम था। वो बहुत कर्ब से गुजर रही थी। कितनी शिद्दत से चाहा था इसने कि अजलान अहमद को, पर आज ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए इसे खो देने वाली है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कितनी ठंड भी हो रही है, अगर बीमार पड़ गई तो? अजलान की यूं अचानक आवाज़ सुनकर पूनम ठटक सी जाती है। अजलान कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था। इसने जब पूनम को इतनी रात के पूल के किनारे बैठे देखा तो परेशान होकर इसके पास आया। क्या बात है पूनम, तुम ठीक तो हो? मम्मा भी तुम्हारा पूछ रही थी, तुमने अब तक खाना भी नहीं खाया? कुछ नहीं अजलान, बस वो मैं ऐसे ही यहाँ बैठी थी। इसे उठते हुए बोला। ऑफ वाइट ड्रेस पर सादा स्याह चादर ओढ़ी हुई ये मासूम सी चेहरे वाली लड़की, जिसके लंबे खूबसूरत बाल इसकी कमर को छू रहे थे, चांद की रोशनी में इसका ये हुस्न बहुत दिलफरेब लग रहा था। वो सर्दी से कांप रही थी। अजनान ने अपनी जैकेट इसके कंधों पर फैलाते हुए इसकी मदहोश कर देने वाली निगाहों में झांक कर कहा, सुनो जाना, अब तुम मेरी अमानत हो और तुम में मेरी जान बसती है, इसलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी अपना बहुत ख्याल रखना होगा। कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाऊंगा। याद रखना तुम मेरी ये बात, मर जाएगा तुम्हारा ये अजलान। नहीं नहीं अजलान, प्लीज़ ऐसा ऐसा मत बोलें। इस पूरी दुनिया में मेरा आपके सिवा अब है ही कौन? पूनम की आंखों में आंसू आए थे। अजलान, मैं आपको किसी कीमत भी खोना नहीं चाहती। आप मेरे जीने की वजह है, बहुत चाहती हूँ आपको। लेकिन बस वो बोलते बोलते खामोश होगी। बस क्या पूनम, ऐसा क्या दुख है जो अंदर ही अंदर तुम्हें दीमक की तरह चाट रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हर दुख तकलीफ उखाड़ फेंकूंगा। कुछ नहीं अजलान, कुछ भी तो नहीं। पूनम ने बात को टालते हुए कहा, अब अंदर चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। और मुझे भी पूनम, क्योंकि मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। क्या आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया? कैसे खा लेता तुम्हारे बिना? चलो हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे और खाने के बाद तुम्हारे इन प्यारे से हाथों की इलायची वाली चाय भी पियेंगे।
खाने के बाद पूनम अजलान के लिए इलायची चाय बनाने किचन में पहुंची। वो चाय बनाने में मसरूफ थी कि लेकिन एकदम से शहराम जैसे ठरकी सठियाए हुए बुढ़े की आवाज़ पर उछल पड़ी। शहराम इसके इंतहाई करीब आकर नहायत ही घटिया गाना गुनगुनाने लगा। बाकी की लाइन पर पूनम ने बड़ी हाजिरी जवाब से मुकम्मल किया। अब इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। इस फटे हाल बुड्ढे को करारा जवाब देकर, अपनी इतनी तजलील और पूनम को खीखी करता देखकर शराब के तन बदन में आग लग गई। वो पलक उठा। क्या समझती हो तू, दो कौड़ी की लड़की, औकात ही क्या है तेरी? गुरबत, फकीरी और गंदगी में पलने वाली मामूली सी लड़की आज महलों की रानी बनने के ख्वाब देख रही है। बेशर्म आवारा, भी कुछ देर पहले अजलान से तेरे बहुत हंसी मजाक चल रहे थे। मुझे देखकर तो शोले उगलने लगती है। बगैरत बदचलन, अबे ओ पागल बुड्ढे, गरीबी कोई ऐप नहीं है। अजलान ने मुझे खुद अपना हमसफर चुना है, मैं नहीं गई थी इसके पास। अब हट मेरे रास्ते से। अजलान को चाय देने दे, गर्क हो। पूनम की इस बात पर शराम धाड़ा। पूनम, जाते जाते मेरी एक बात सुनती जा। ये जो तू बहुत उड़ी उड़ी फिर रही है ना आजकल इस घर में, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब ये घर रोशनी से जगमगा रहा होगा, ढोलक की थाप पर शादी के गीत गाए जा रहे होंगे। तू अपने हाथों में अजनान के नाम की मेहंदी चाय रचाए, आंखों में हसीन रंग बिरंगे सपने सजाए, फूलों की सेज पर बैठने के लिए बेचैन होगी। लेकिन अफसोस, जब तेरी असलियत अजलान और आपा के सामने आएगी तो ये लोग तेरे मुंह पर थूक कर तुझे इस घर से बाहर निकाल करेंगे। हाय कितना मज़ा आएगा मुझे ये फिल्मी सीन देखकर। बस अब कुछ ही दिन की चांदनी है तेरी इस घर में, और फिर वही खानम का कोठा और हर रात एक नया खरीदार। बस कर जा बेशरम, तू अल्लाह के कहर से डर। आज शहराम की बातों को सुनकर इसकी रूह तक कांप उठी थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। पूनम की चीखों पुकार पर जनान परेशान होकर किचन की तरफ आन पहुंचा। क्या हुआ पूनम, तुम इस कदर क्यों रो रही हो? जनान ने फिक्रमंद होते हुए पूछा। जनान को देखकर शहराम की हवाइयां उड़ गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या हुआ पूनम? अजलान बार बार डरी सहमी रोती बिलखती हुई पूनम से पूछ रहा था। अजलान को देखकर पूनम तड़प कर इसके सीने से जा लगी। इसने अपने दोनों हाथों की मदद से जनान की कमर को मजबूती के साथ बींच रखा था। आज वो पहली बार जनान के इतने करीब हुई थी, जिस पर जनान खुद भी बहुत हैरान था। वो रो रही थी, सिसक रही थी, तड़प रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। जनान ने शहराम को मुखातिब करते हुए कहा, शहराम मामू ये इतना क्यों रो रही है? शहराम जैसे शातिर शस्त्र में मकारी दिखाते हुए फौरन बात बनाई। मैं भी इसकी चीखों पुकार पर इधर आया तो मालूम हुआ ये बेचारी एक मामूली सी छिपकली से डर गई है। मैंने ही तो आकर इस छिपकली को पूनम के दुपट्टे से हटाया है। अल्लाह ने सहमी हुई पूनम के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे पूनम तुम भी हद करती हो। मैं तो बहुत डर गया था तुम्हें इस तरह रोता देखकर। तुम बहुत बहादुर हो, एक मामूली छिपकली से डर गई। पूनम अब भी अजलान की बाहों में अपना मुंह छुपाए इससे लिपटी खड़ी थी। इसके आंसू से अजलान की शर्ट तर हो गई थी। पूनम को अजलान के इतना करीब देखकर शराम के कलेजे पर जैसे छुरियां से चल रही थी। इसने पूनम को अजलान के सीने से अलग करते हुए कहा, पूनम ये शरीफों का घर है और तुम हद है वैसे। अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ अजलान से, और अगर आपा ने तुम्हें इस तरह अजलान की बाहों में झूलता हुआ देख लिया तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। चलो शाबाश, आ तुम अपने कमरे में। वो अपने हाथों में लगी सुहाग की मेहंदी को बहुत हैरत से तक रही थी। मेहंदी का इतना गाढ़ा रंग पहले तो कभी इसकी तीलियों पर नहीं चढ़ा था जितना कि आज इसके गोरे हाथ लाल सुर्ख हो रहे थे। और सबसे बढ़कर मेहंदी से लिखा हुआ अजलान अहमद का नाम इसके हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। वो अपने हमसफर का नाम हथेलियों पर लिखा बार बार देखती और शर्मा कर रह जाती। अरे वाह पूनम, तुम्हारे हाथों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, कितना तेज रंग आया है मेहंदी का। सोबी बेगम की आवाज़ पर वो चौंक कर इनकी तरफ देखती है। पूनम तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? नहीं आंटी, मैं नहीं जानती क्या मतलब है इसका। सोबी बेगम ने इसे अपने गले से लगाते हुए कहती है, मेरी गुड़िया इसका मतलब है अजलान तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। ये सुनते ही वो हया से सिमट कर अपना सर झुका लेती है, और इसमें कुछ शक भी नहीं था कि अजलान पूनम को दिलो जान से चाहता था, दीवाना था वो तो इसका। पूनम अजलान को बहुत मिस कर रही थी। एक अजीब सी तड़प थी इसके दिल में आज अजलान को देखने की, इससे बात करने की, क्योंकि वो चाहती थी कि इतने खास दिन उसके करीब होता, इसके पास होता। ये मोहब्बत भी कितनी जालिम चीज़ है ना, एक पल भी महबूब को नज़रों से दूर करने को दिल करता ही नहीं है। दरअसल जनान एक दूसरी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शारजा गया हुआ था। इसकी वापसी कल थी और कल ही ईशा के बाद निकाह। पूनम को सोचों में गुम देखकर सोबी बेगम इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखते हुए पूछती है, क्या बात है, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं आंटी, अजलान की याद आ रही है ना तुम्हें? नहीं तो आंटी मुझे मालूम है पूनम तुम अजलान को बहुत मिस कर रही हो। आ जाएगा वो कल तुम्हारे पास हमेशा के लिए। अच्छा ये देखो तुम्हारा निकाह का जोड़ा। तुम्हें मालूम है पूनम ये जोड़ा ख़ास अजलान की पसंद का है। शारजा जाने से पहले वो इस जोड़े का ऑर्डर देकर गया था। खोल कर देखो, अभी अभी तैयार होकर आया है। पूनम अपने निकाह का जोड़ा देखकर दंग से रह जाती है। फुल गोल्डन गरारा रेड शर्ट के साथ गोल्डन कामदार दुपट्टा,
اس کے मुंह से बेसाख्ता निकलता है, इतना खूबसूरत और इतना भारी जोड़ा मुझसे तो चला भी नहीं जाएगा, मैं तो गिर ही जाऊंगी। वो हैरत और खुशी से अजलान की पसंद को देख रही थी। बहुत कमाल की पसंद है अजलान की, इसने दिल ही दिल में दाद दी। इससे ऐसा लग रहा था जैसे किसी परी का जोड़ा पाकिस्तान से आया हो। आज वो अपने नसीब पर रक्श कर रही थी। शहराम आज भी अपनी छेड़छाड़ से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा था। वो पूनम पर लाइन मारने की एक और नाकाम कोशिश करता है। पूनम डार्लिंग, पूनम बेबी, मेरी सोना, आइसक्रीम खाने चले, तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट वाली आइसक्रीम। वो शहराम को देख के दिल में सोचती है, उफ अल्लाह जी, इस मनहूस मारे से बचा लें मुझे। वो पूनम की बिल्कुल बराबर में आकर चिपक कर बैठ जाता है और हसद भरी निगाहों से इसे देखकर गहरी सांसें भरता है। पूनम इससे तरसे हुए कुत्ते कमीने को फूल छिछोरापन देखकर जरा दूर खिंचने की कोशिश करती है। जालिम, ये दूरी क्यों? वह उसके करीब आकर पूछता है। पूनम दुपट्टा मुंह पर रखते हुए कहती है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से नहायत ही सड़ी बदबू आ रही है और मुझे किसी भी वक्त उल्टी हो सकती है। हाय मेरी जान, इतना सितम, इतनी दूरी! मैं तो अभी चार्ली की पूरी शीशी उंडेल कर आया हूँ सोनियो। वो पूनम को इंतहाई ललचाई मनचली निगाहों से देखते हुए गुनगुनाता है, वे एक तेरा प्यार मन्नू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। खुदा के लिए बंद करो अपना ये फटा बांस। पूनम चीख उठती है, ये तुम किस तरह के गंदे गंदे गाने गा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हा हा, शराम घटिया क्या लगाता है तुमसे? कैसी शर्म मेरी दिलरुबा जानी। और पूनम, तुम मुझे बुरी तरह इग्नोर मार रही हो, सब समझ रहा हूँ मैं। तुम ये मत भूलो कि तुम्हें खानम के कोटे से रिहाई मेरी वजह से मिली है। शराम एहसान जताते हुए कहता है, मैंने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दिया। औकात ही क्या थी तुम्हारी? शराम, मैं आज तुमसे इस मौजू पर बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती। मत लगाओ मेरी खुशियों को आग, प्लीज़ जीने दो मुझे अजलान के साथ एक खुशियों भरी ज़िंदगी। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अब वो बेबसी के आलम में अपने हाथ इस बेहिस के सामने जोड़ बैठी थी। पूनम को अपने सामने इस कदर यूं गिड़गिड़ाता देखकर इसे आज बहुत दायमी तस्कीन महसूस हो रही थी। वो इसके हाथ थाम कर कहता है, अरे वाह मोटी, मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथों में, लेकिन ये क्या तुम्हारे हाथों पर अजलान का नाम? कर दी ना तूने मुझसे बेवफाई। वो चला उठता है। साली, अब नहीं बचेगी तो किसी सूरत मेरा नाम नहीं लिखवा सकती थी अजनान से, तो अच्छा ही है ना मेरा नाम। शहराम पर पागलपन की कैफियत आ रही थी। वो पूनम के बाल अपनी मुट्ठी में दबोच कर कहता है, साली बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, बहुत महंगा। ही कहते हुए वो वहाँ से उठकर जाता है। पूनम अपनी नई जिंदगी का आगाज सच्चाई की बुनियाद पर करना चाहती थी। वो तो बहुत पहले ही अजनान को एक एक बात बता देना चाहती थी जिससे अजनान अब तक अनजान था, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इसे बताने से हमेशा कासी रही, जिसकी वजह सिर्फ डर था, अजनान को खो देने का डर। लेकिन आज वो बहुत हिम्मत करके निकाह से कुछ घंटों पहले अजनान अहमद के नाम एक खत लिखती है। पूनम इस खत में खानम के कोठे में गुजरी 15 रातों से लेकर सोबी बेगम की गाड़ी से टकरा जाने तक का तमाम माजरा बयान करती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो शराम जैसे अयाश व मकाश की दी जाने वाली इन तमाम ज़हनी जिस्मानी अजीज़ों का भी जिक्र बहुत तफसील से करती है, जो वो इस बेकसूर और पाकदामन लड़की पर अब तक करता चला आया था। वो ख़त लिखने के बाद वो तमाम मामला अपने रब के सुपुर्द करके ख़त नहायती एहतियात के साथ अपने तकिए के नीचे रख देती है। बीबी साहिबा, कोई खानम नामी खातून आई हैं, घरेलू मुलाजमा साबरा सोबी बेगम को मुखातिब करते हुए कहती है, और वो पूनम बीबी से मिलना चाहती है। खानम का नाम सुनते ही सोबी बेगम के करीब बैठी हुई पूनम बुरी तरह से उछल पड़ती। ये खानम कौन? मालूम नहीं बीबी साहिबा। अच्छा खैर साबरा, तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बैठाओ, हम आते हैं। पूनम, ये खानम कौन है? क्या तुम जानती हो इन्हें? नहीं तो आंटी। पूनम की ज़बान घबराहट में बोलते बोलते लड़खड़ा सी जाती है। इसका वजूद हमारे खौफ के ठंडा और रंग एकदम से पीला पड़ने लगता है। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि खानम इस तरह आ धमकेगी। इसी दौरान कमरे में शराम दाखिल होता है। वो सोबी बेगम से मुखातिब होते पूछता है, आपा ये ड्राइंग रूम में कौन खातून बैठी हैं? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ शराम, ये खातून पूनम से मिलना चाहती हैं। शराम पूनम की ढीली पीली हालत को देखकर मजे लेते हुए कहता है, लेकिन आपा पूनम गुड़िया तो इस टाइम ब्यूटी पार्लर जा रही है ना? वैसे ही इतनी देर हो गई है और कुछ देर बाद निकाह भी है, बाद में मिलेगी पूनम इस खातून से। अरे शहराम, मिल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पता नहीं कौन औरत है बेचारी। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्जी। शहराम तंजिया मुस्कुराते हुए एक नज़र डरी सहमी पूनम पर डालता है, जो निकाह का सुर जोड़ा पहने ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तैयार बैठी थी। शहराम दिल ही दिल में सोचता है, हाय बेचारी मनूस मारी पूनम, अब तो नहीं बचने वाली खानम के जुंगल से किसी भी सूरत। उम्र लगभग 50 से 55 बरस के दरमियान ये मोटी बुद्धी काली बश शक्ल सी औरत इंतहाई फिटिंग की कमीज से शलवार पहने, अपनी छोटी छोटी सी आंखों में गहरा काजल भरे चूंच सुर्खी से रंगे, हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियां खनकाती ये खौफनाक सी कदोखाल वाली लालची औरत, जो नहाई थी ललचाई हुई नजरों से ड्राइंग रूम में सजे कीमती सामान को टिकटिकी बांधे तक रही थी। पूनम को कमरे में आता देखकर खानम टेसवे भाते हुए झूठ मूठ का ड्रामा करना शुरू कर देती है। अरे पूनम, मेरी बच्ची किधर गुम हो गई थी तू?
कहाँ कहाँ तुझे नहीं ढूंढा मैंने। अब अपनी माँ से ऐसी भी क्या नाराज़गी कि तू महीनों के लिए घर छोड़कर भाग गई। तूने बूढ़ी माँ का ज़रा सा भी एहसास नहीं किया। अब तेरी माँ किधर से खाए पिएगी। बेटी हमारा कोठा तो तेरे दम से ही चल रहा था ना। अब तो कोई आता जाता ही नहीं है। सोना करेगी तू मेरा आंगन। खानम ने आगे बढ़कर खौफजदा सी पूनम को अपने सीने से लगा लिया। और ये क्या, तो दुल्हन के जोड़े में ये सब क्या माजरा है। बहन खानम ने सोबी बेगम की तरफ देख दराफ्त किया। सोबी बेगम जो इतने देर से हमारे हैरत के सब देख रही थी बोल उठी, क्या ये आपकी बेटी है? हाय अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रखे बेगम साहिबा, ये मेरी बेटी है, कोई शक? लेकिन पूनम ने तो हमें ये बताया था कि ये यतीम व बेसहारा है, कोई नहीं है इसका। क्यों पूनम, तुमने यही सब कहा था ना हमसे। आप कैसे कह सकती हैं कि आप वाकई पूनम की वालदा हैं? सोबी बेगम ने खानम की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। बोले, कोई सबूत है आपके पास? हाँ है बेगम साहिबा, हटो आप इधर से। खानम ने सोबी बेगम को परे करते हुए कहा। अपने खून के लिए अब मुझे एक गैर औरत के सामने सबूत भी पेश करना पड़ेगा? वाह भी वाह, कैसा ज़माना आ गया है आजकल। तौबा अल्लाह तौबा, बंदा अपनी चीज़ को हक से भी अपना भी नहीं कह सकता। खैर सबूत चाहिए ना आपको बेगम साहबा, तो ये देखो। खानम ने अपना गुलाबी रंग का बटवा खोला और बड़ी फुर्ती से मोबाइल फ़ोन निकालकर सोबी बेगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गौर से देख लो इस वीडियो को। क्या अब भी किसी सबूत की ज़रूरत बाकी है? वीडियो देखकर सोबी बेगम को अपने पैरों तले ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। बड़ी मुश्किल से सोफे का सहारा लेकर खुद को संभालती हैं। भड़कीले लिबास में मलबूस, कानों में बाली, होंठों पर लाली, इस पैरों में छन छन करते घुंघरू बांधे ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पूनम ही थी, जो रक्स सरूर की महफिल सजाए बैठी थी। सोबी बेगम को यूं हक्का बक्का देखकर ये चंडाल औरत जानदार कहका बुलंद करते हुए बोली, बेगम साहिबा, ये आपके दीदे क्यों फटे के फटे रह गए? अब आया मेरी बात पर यकीन, या कुछ और भी सबूत पेश करूं आपकी खिदमत में? खानम की इस बढ़ती डटाई को देखकर सोबी बेगम गर्ज उठती है। ये सब क्या है पूनम? इस वीडियो में ये तुम हो? बताओ मुझे सब सच सच। देखो झूठ का सहारा मत लेना। बोलो तुम चुप क्यों हो? लेकिन पूनम तो मुस्तकिल सख्ती की कैफी से दो चार थी। पूनम जवाब दो। देखो तुम्हारी खामोशी मुझे वो सब सोचने में मजबूर करी है जो मैं सोचना नहीं चाहती। अब वो बेजान सी खड़ी पूनम को बुरी तरह से झंझोड़ रही थी। कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो तुम? इतना बड़ा फरेब क्या मतलब समझू मैं तुम्हारी इस खामोशी का? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भोली भाली सी लड़की। कह दो पूनम कि ये सब झूठ है। सोबे बेगम परेशानी और बौखलाहट के आलम में कभी खानम को देखती तो कभी बुद्ध बनी खड़ी पूनम को। ये क्या बोलेगी बेगम साहिबा? क्या कोई सगी बेटी अपनी माँ को झूठा बोल सकती है? आप भी ना बेगम साहिबा, ये हमारा आपसी मामला है, लिहाजा कोई भी दखल अंदाजी ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। अब खानम ने गुस्से में आकर पूनम को बालों से घसीटते हुए कहा, चल भी पूनम, बहुत होगी तेरी ये ड्रामाबाजी। रुपए पैसे की चमक धमक ने तुझे अंधा कर दिया कि तुझे अपनी बूढ़ी और कमज़ोर माँ दिखाई नहीं देती? कितनी खुदगर्ज औलाद है तू। चल अब। आज छोड़ो मेरे बाल। वो तकलीफ से चला रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लेकर नहीं जाओ। आज मेरा निकाह है, जनान बस आने ही वाले हैं। छोड़ो मुझे, अल्लाह के कहर से डरो तुम लोग। आंटी, आंटी मुझे बचा लें आप। हाँ हाँ, ये वीडियो मेरी है, लेकिन ये औरत मेरी माँ हरगिज़ नहीं है। इसने मुझसे ये ज़बरदस्ती करवाया था। ये बहुत जालिम है और बेईमान औरत है। पूनम से ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। इसकी आवाज़ हलक में अटक रही थी। नहीं करना चाहती थी मैं ये सब कुछ। वो अपने हाथ जोड़े सोबी बेगम के कदमों में पड़ी ज़ोकता रो रही थी। शिवराम तो कामयाब हो गया ना, अपनी इस घनौनी चाल में ले आया तो खानम को मेरी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद करवाने। बता शहराम, क्या मिला तुझे ये सब करके? पूनम शहराम का गिरबान पकड़े से ललका रही थी। वो रो रही थी, तड़प रही थी, सिसक रही थी। इसकी चीखों पुकार पर घर में मौजूद मेहमान और मुलाजिम घबरा कर ड्राइंग रूम में आ पहुंचे। किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। पूनम, ये तुम क्या कह रही हो? छोड़ो शहराम का गिरबान। सोबी बेगम तैश में आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर शहराम को पूनम की गिरफ्त से आज़ाद करवाई। ये क्या हरकत है? तुम अपने होशोवास में तो हो? तुम इतनी बदतमीज लड़की हो सकती हो? मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इस हद तक गिर सकती हो कि मेरे तहज्जुद गुजार भाई को इस तवायफ से मिला रही हो। निकल जाओ मेरे घर से। आंटी मेरी बात सुने, यूं ना धत्कारें मुझे। ये खाना मेरी माँ नहीं है। इस औरत ने मुझे चकवाल से अगवा करवाया था और आपका भाई इस औरत के साथ मिला हुआ है। मेरी बात पर यकीन करें प्लीज़। मैं एक शरीफ और घरेलू लड़की हूँ। कोठे पर मेरी मुलाकात शहराम से हुई थी। आंटी, ये शहराम अच्छा आदमी नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊँ सब कुछ के आपका भाई जानी है? आप समझ रही हैं ना मेरी बात? इस रात खानम के कोठे पर ये मेरा पहला खरीदार बनकर आया था, लेकिन जब मैंने इस हैवान की बात नहीं मानी तो ये बस पूनम, बस एक और लफ्ज़ भी नहीं, बहुत हो गया। तुम ये शान शौकत और मालो दौलत और ऐशो आराम पाने के लिए इस हद तक गिर सकती हो? अस्तगफिरुल्लाह, मेरे इबादत गुजार भाई पर इतनी बड़ी तोहमत आफरीन है। पूनम तुम पर आफरीन, शर्म करो तुम। शहराम ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा और आज तुम इन पाकीज़ा रिश्तों की धज्जियां उड़ा रही हो। निकल जाओ मेरे घर से तुम लोग। तुम जैसी झूठी मक्कार लड़की के लिए मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है। आंटी बहुत गलत सोच रही हैं आप। ऐसा मत करें मेरे साथ। नहीं निकाले मुझे अपने घर से। अच्छा अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, बस अजलान को आने दें। ये शहराम की चाल है। प्लीज़ मेरी बात तो सुने। मैंने तो सिर्फ अजलान से बेलौस मोहब्बत की है।
सोबी बेगम पर इस बेकसूर लड़की की आहो फरियाद बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। शराम जैसा शातिर खिलाड़ी अपनी स्कीम में भरपूर तरीके से कामयाब हो चुका था। इसके बचाए हुए जाल में पूनम पूरी तरह से फंस चुकी थी। सर झुकाए हाथ जोड़े खड़ी ये प्यारी सी लड़की इल्तिजा भरी नजरों से सोबी बेगम को देखकर सोच रही थी, काश वो इसे इन दरिंदों से बचा ले। इसने एक कोशिश फिर की, आंटी मुझे रोक लें वरना ये लोग मुझे गलाजत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देंगे। बस पूनम, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। मैं तुमसे बार बार पूछती रही तुम्हारी असलियत, लेकिन तुम हर बार झूठ बोलकर मेरे और जनान के जज्बात खेलती रही। निकल जाओ मेरे घर से वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि मैं एक तवाइफ को इस घर की बहू बना लूँ। और तुम किसी गलतफहमी में नहीं रहना कि अजलान ये सब जानकर तुम्हें अपना लेगा। पूनम, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अजलान मेरा बेटा और मैं इसको तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। वो तुम्हारी हकीकत जानने के बाद तुमसे नफरत करेगा, दुत्कार देगा तुम्हें। समझी तुम? शराम, बाहर निकाल दो इस झूठी लड़की और इसकी माँ को। शहराम पूनम को बेदर्दी से घसीटते हुए बाहर ले जाता है। इस दौरान खानम शहराम से मुखातिब होती है। शहराम, अब क्या करना है इसे? छमिया का भाई, अब मेरी हिम्मत तो नहीं है इसे जख्मी शेरनी को काबू में करना। हा हा, ओ मेरी खानम, तुम भी ना इस पर कटी कबूतरी से इतना डर रही हो? अब इसमें दम नहीं रहा। हाथ पैर बांध कर एक तरफ डाल देना और ज़्यादा फड़फड़ाए तो ये इंजेक्शन ठोक देना। कुछ घंटों के लिए जनान के साथ हसीन वादियों में खो जाएगी। मेरा मतलब है शांत हो जाएगी। लेकिन खानम, तुम मेरी एक बात याद रखना, इसके बेदाग चेहरे पर ज़रा भी खराश ना आने पाए, क्योंकि मुझे इसके दूधिया मुखड़े से बहुत प्यार है। पूनम गुड़िया, शहराम ने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, घबराना नहीं तुमने। मैं रात तक आऊँगा तुम्हारे पास और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और आज़ाद ने हमेशा मर्द को शक व शुबात की नज़रों से ही देखा है। वो अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं अंदेशों में बरस कर देती है कि मर्द कभी सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता। न जाने किसने उड़ाई ये झूठी अफवाह के मर्द हर जाई लुटेरा दिल फेंक यहाँ तोता चश्म है। पूनम, काश के तुम देख सकती आज एक मर्द औरत की मोहब्बत में कितनी बेबसी से रो रहा है। तुमने भी मुझे और मेरे दिल में बसने वाली इस बेतहाशा चाहत को आम ही जाना। तुम क्यों नहीं समझ सकी कि मेरे वो सच्चे एहसास जज्बात जिसमें तुम्हारे सिवा किसी का गुजारा हो ही नहीं सका। मैं बार बार तुमसे तुम्हारी उदासी की वजह पूछता रहा, लेकिन तुम मुझे गैर समझ कर हर बार टालती रही। काश तुम मुझ पर भरोसा करके तो देखती। तुम इस घर से गए बस कुछ घंटे ही गुजरे होंगे, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये घर बरसों से वीरान है और मैं हमेशा से अकेला क्यों आई तुम मेरी इस वीरान जिंदगी में एक खुशगवार हवा के झोंके की मानकर किसने हक दिया था तुम्हें मेरी ठहरी हुई जिंदगी में आकर यूं हलचल मचाने का? अब ये मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना कैसे गुजरेगी? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम क्यों नहीं निकल पा रही मेरी ज़िंदगी से? ये दिल क्यों मानने को तैयार नहीं कि तुम? अपनी आंखों में नमी लिए पूनम की यादों में बेकरार और बोझल कदमों से इसके कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसे खुशबुओं का एक छोटा सा झोंका अपने आसपास से गुजरता महसूस होता है। चंद लम्हों के लिए तो इसे ऐसा गुमान होता है कि जैसे पूनम एकदम से इसके करीब आ गई हो। कमरे में मौजूद इसकी हर एक चीज़ बिल्कुल इसी तरतीब से रखी हुई थी जैसे वो छोड़कर गई थी। अलमारी में रखी इसके कपड़ों से लेकर परफ्यूम का कॉस्मेटिक और बेड पर रखा इसका दुपट्टा, इस कमरे में इससे से वाबस्ता सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो सिर्फ वही नहीं थी। जनान बेसद सा होकर बेड पर बैठ जाता है। क्यों चली गई तुम मेरी जिंदगी से पूनम? काश तुम देख सकती कि कितना अकेला कर गई तुम मुझे। ये सोचते हुए वो उदास हो जाता है। आज जब्त के तमाम बंधन टूट जाते हैं। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक इसकी निगाह कलीन पर गिरे एक सफ़ेद कागज़ पर पड़ती है। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए इस चार तय बने सफ़ेद कागज़ को उठाकर जल्दी से खोलता है। ये क्या? वो चूक सा जाता है। ये तो पूनम का खत है जो उसने अजनान के नाम लिखा था। वो खत को शुरू से लेकर आखिर तक तवज्जो से पढ़ता है, लेकिन इसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि शहराम मामू, ये सोच कर इसकी रूह तक काम जाती है क्योंकि मामू ने तो पूनम को हमेशा अपनी बेटी समझा था। लेकिन पूनम की बातों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता था। अजीब का शशोपंज की कैफियत में मुब्तला इसी उलझन से दो चार वो खत लेकर कमरे से बाहर निकलना ही चाहता था कि शहराम को किसी से फ़ोन पर बातें करता देखकर वो इधर ही रुक जाता है। इसे कुछ लम्हों के लिए ज़मीन अपने पैरों तले निकलती महसूस होती है। पूनम के खत में बयान की गई एक एक बात अब खून के आंसू बनकर अजलान के दिल पर गिरे होते हैं। अजलान गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। इसी दौरान शहराम को कुछ आहट महसूस होती है। वो फौरन पीछे मुड़कर देता तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। शहराम सर झटकते हुए अपनी बात मुकम्मल करता है और आधे घंटे में खानम को कोठे पर मुलाकात का बताकर कॉल कट कर देता है। अजलान दीवार की ओर लिए शहराम की सारी प्लानिंग सुनकर बिना देर किए भागता हुआ सोबी बेगम के कमरे में पहुंच के से मुखातिब होता है। मामा मामा उठे, जल्दी चलें, कहीं जाना है हमें, फ़ौरन, मज़ीद देर नहीं कर सकते प्लीज़ मामा। लेकिन अजलान, इस वक्त इतनी उजलत में कहाँ जाना है और क्यों? कुछ तो बताओ। अरे भी कहाँ जाने की बात हो रही है आपा, वो भी इस वक्त घर में इतना सब कुछ होने के बाद। अजनान बेटा तुम ठीक तो हो? शराम ने अचानक कमरे में दाखिल होते हुए सोबी बेगम की बात में मुदाखलत की और एक फिक्रमंद मामू जी
एक फ़िक्रमंद मामू जी का भरपूर करैक्टर प्ले करते हुए नहायत मासूमियत से अजलान से मुखातिब होते हुए पूछा। अजलान ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहा, बस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के लिए मामा को क्लाइंट से मिलवाना है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा और जो कुछ मेरे साथ हुआ है इसके सोग में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अजलान ने सर लहजे में ये सब कहा तो शिनाम बहुत हैरान हुआ और दिल में बहुत खुश भी। फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पूनम का सोच रहा था कि जिस अजलान पर इससे इतना यकीन था, जिसकी मोहब्बत का वो इतना दम भरती थी, कैसे वो एक ही दिन में भूल गया था उसे यही हकीकत है। शहराम अपनी काली घनी मूछों को ताव देते हुए तंजिया मुस्कुराते हुए बड़बड़ाए तो अजलान ने भी बनते हुए शहराम से पूछा, वैसे मामू खैरियत? रात के इस वक्त घर में इतना कुछ हो जाने के बाद इतना सरदर्द, कितनी तेज खुशबू लगाई, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं क्या? अजलान ने चुपती नजरों से शराम का सर से पैर तक जायजा लिया, जो गोल्डन रंग की शेरवानी में गले में सोने की चेन लटकाए तेज चुपती खुशबू में डूबा हुआ किसी बांके सजीले जवान की तरह उसके सामने खड़ा था। अजलान के सवाल पर शराम तिलमिला गया, नजरें चुराते हुए गोया, हाँ बस कुछ जरूरी काम से एक पुराने दोस्त से मिलना है, मुझे जाना नहीं चाहता था आज, पर दोबारा मौका नहीं मिले शायद, इसलिए जाना ज़रूरी है। अच्छा आपा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ये कहते हुए शनाम मुजरत में वहाँ से निकल गया, जबकि सोफी बेगम अपनी बात मुंह में ही दबाए चुप हो गई। तो जनानी ने सोफे से पकड़कर खुद खड़ा किया और कहा, प्लीज़ मामा चलें प्लीज़। कानों में ब्लूटूथ वॉइस डिवाइस लगाया। जनान मुसलसल पुलिस के साथ राब्ते में था, जबकि सोबी बेगम परेशानी की कैफियत में बार बार जनान से एक ही सवाल करती है, जनान बेटा कुछ बताओगे? अब मुझे ये क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, हम यहाँ कहीं रेड करने, क्या हो रहा है ये सब? लेकिन जनान की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। इस बात से बिल्कुल अनजान के एक महदूद और नामनासिब फासला बरकरार रखते हुए जनान शराम की गाड़ी का मुसलसल पीछा कर रहा है। बहुत बड़ी हवेली के सामने शराम ने अपनी कार रोक दी। कार से निकलकर दरवाजे पर दस्तक दी तो खानम अपने गार्ड के साथ खुद नमूदार हुई और शराम को लेकर अंदर चली गई। लॉन्च में आते ही शराम ने शेरवानी से नोटों की गुड्डी निकाल कर खानम की तरफ उछाल दी तो खानम ने पागलों की तरह नोटों की गुड्डी हथियाई और ऊपर एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, शराम क्या नहीं वहाँ है तुम्हारी पूनम? खानम ने हंसी दबाई तो शराम ने तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, इंजेक्शन दिया था तुमने? हाँ दे दिया था, लेकिन लेकिन क्या? खानम और शराम तिलमिलाया, अरे कुछ नहीं, बस वो बहुत उछल रही थी ना मनहूस, तो आधा इंजेक्शन ज़ाया हो गया, बहुत मुश्किल से आधा दिया, अभी वो भी ये कट्टे जैसा मेरा आदमी साथ ना होता तो। शराम भड़क उठा, क्या मतलब इसने छुआ मेरी पूनम को? हाँ ना, तो और कौन देता? खानम पांच बातें हुए बोली, अरे फिक्र नहीं करो शनाब, बस इंजेक्शन ही दिया है इसने और कुछ नहीं किया है, ये कमबख्त तो सारे का सारा मेरा है। खानम उसी गार्ड की बॉडी टच करते हुए अचानक से उसे बिंच करते बोली, आउच! ओह मैडम जी! वो यकदम पीछे हटता है तो खानम अपने महसूस दबे दबे अंदाज में हंसते हुए कहती है, देखा शेराम, बच्चा है ये, बिल्कुल बच्चा, इसे नहीं पता ये सब कुछ। क्यों क्यों रे? हाँ बस करो खानम ये होची हरकतें, कभी अपनी उम्र का लिहाज ही करो। ये कहते शराब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पूनम के कमरे की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि खानम गुस्से में बुरी तरह होंठ चबाते हुए गार्ड से मुखातिब होती है, क्या कहा इस कुत्ते शराब ने? उम्र? मेरी उम्र इससे तो कम ही है साला, मुझे मेरी उम्र बताता है, खुद तो एक पतली पतंग लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकता, जब तक उसे इंजेक्शन देकर नींद मुर्दा ना कर दे। ठरकी बुड्ढा फारग है, फारग एकदम। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, मज़ीद कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ पहुँचने में? मैं ज़्यादा देर इंतज़ार हरगिज़ नहीं कर सकता। अजलान ने सख्त लहजे में अपना फैसला सुनाया, देखिए अजलान साहब हौसला रखिए, हमारा एक तरीकाकार होता है, एक प्रोसीजर होता है, ऊपर से जब तक ऑर्डर ना मिले, परमिशन ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब्र रखिए, हम आधे घंटे में वहाँ मौजूद होंगे। आधे घंटे का सुनकर अजलान गुस्से में कॉल काट देता है और सोबी बेगम को कुछ देर के लिए बाहर गाड़ी में छोड़कर खुद हवेली के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसका दरवाज़ा गाढ़ उजलत में बंद करना भूल गया था। अजलान जैसे ही अंदर लॉन्च में पहुंचता है तो वहाँ खानम और उसके गार्ड को नाजेबा हरकत करते देखकर वो यकदम सटपटाकर मेज से टकरा जाता है। आर्ट सुनकर वो अपने ही गार्ड पर पूरी तरह से झुकी हुई खानम अपना सर उठाती है तो एक अनजान लड़के को अपने सामने देखकर बुरी तरह से चलाती है, ओए कौन है? कौन है रे तू? अंदर कैसे घुसा? किसने तुझे भेजा यहाँ? अजलान की तरफ से कुछ जवाब न मिलने पर खानम शदीद गुस्से में अपने गार्ड पर चलाती है, एक कुत्ते, अब तू उठकर इधर आएगा, देखेगा इससे कि मर गया तुम। कैसा गार्ड है तू? बेशरम गैर जिम्मेदार है, ये गेट बंद करने के लिए मैंने तेरे बाप को रखा हुआ है इधर, अब कोई भी खंजर मुंह उठाए अंदर गुस्सा चला आएगा। खानम की गालियां सुनकर उसका गार्ड दौड़ता हुआ किसी पालतू कुत्ते की तरह जलान के सामने खड़ा होता है। सीधा खड़ा हो रे तू, हटा ये कमर से हाथ, साले प्रेग्नेंट औरतों जैसा खड़ा हो गया है, जाकर उसके आगे। बॉडीगार्ड है मेरा जिसकी अपनी ही बॉडी में दम नहीं साला। खानम अपने महसूस अंदाज में आलती पालती मारकर पान चबाते हुए मुसलसल जबान दराजी इस्तेमाल कर रही थी,
जो अजलान के लिए बर्दाश्त करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। अजलान ने यकदम से मेज़ पर रखा डेकोरेशन पीस उठाकर अचानक गार्ड के सर पर दे मारा। हमला इतना अचानक था कि इसे कुछ करने का ही मौका ना मिला, वो इसी वार से ढेर हो गया। खानम जो नॉन स्टॉप बकवास कर रही थी जोरदार आवाज़ से चूक गई। वो अपने गार्ड को ऐसे ज़मीन पर ढेर देखकर उठ खड़ी हुई। कौन है तू, किसने भेजा है रे तुझे? वो चलाई तो अजलान ने कराते हुए खानम को गर्दन से दबोच लिया और धारते हुए इसकी आंखों में आंखें डाले चलाया, चुप, एकदम चुप, वरना तुम्हें खामोश कराने में 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। अजलान का जुनून देखकर खानम चुप होने में ही अपनी आफत जानी। फिर अजलान ने खानम से जब पूनम का पता पूछा तो खानम ने चहकर कहा, अच्छा वो छोकरी, वो नहीं, और अभी दूसरे कस्टमर के साथ बिजी रहे। वो तो अभी तुझे वो चाहिए थी तो पहले बता देता, काहे को ये सब ड्रामा किया? वो तो अब भी नहीं मिल सकती तुझे। बंद कर अपनी बकवास से बता मुझे कहाँ है पूनम। अजलान ने गुस्से में खानम की गर्दन अपनी गिरफ्त मजबूत की तो खानम ने शदीद तकलीफ से खुद को बचाने के लिए कमरे की तरफ इशारा किया, टूटी फूटी आवाज़ में कहा, पूनम वो वहाँ है। ये सुनती अजलान ने वही डेकोरेशन पीस खानम के सर पर दे मारा। जब खानम बेहोश हो गई तो अजलान ने फौरन बाहर जाकर गाड़ी में बैठी सोबी बेगम को अपने साथ लिया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ खानम के बताए हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। अजलान बड़े बड़े कदम उठाता हुआ ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। सोबी बेगम की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। वो तो बस घबराई हुई हामती हामती अजलान के पीछे पीछे चली जा रही थी। इंस्पेक्टर की गर्जदार आवाज़ पर अजलान के कदम खुद ब खुद एकदम से रुक जाते हैं। मिस्टर अजलान, मैंने आपको मना किया था किस तरह कानून को अपने हाथ में लेने से, लेकिन आपको हर बात की बहुत जल्दी मची रहती है। इंस्पेक्टर साहब, जब कानून ही इतनी देर में रेंगता हुआ पहुंचेगा तो हमें खुद अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर ने अपनी ओपन बेइज्जती महसूस करते हुए अजलान की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मिस्टर अजलान, आप बेकार की बहस से परहेज करते हुए मेरे पीछे आए। शायद आपको ये इल्म नहीं है कि हमारे एहलकार चारों तरफ से इस हवेली को अपने हिसार में लिए हुए हैं। अब कोई भी मुजरिम इधर से उधर फरार नहीं हो सकता। कुछ ही मिनट बाद इंस्पेक्टर और ये तमाम अफराद खानम के बताए हुए कमरे के बिल्कुल सामने मौजूद थे। कमरे के बंद दरवाजे को देखते ही अजलान अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसने तैश में आकर दरवाजे के लॉक को इधर से उधर घुमाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर अजलान, दूर हटें, हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने अपने साथी एहलकार से दरवाज़ा तोड़ने का कहा। दूसरे लम्हे बस एक जानदार ज़रब से इस खस्ता हाल दरवाजे का काम तमाम हो चुका था। कमरे के अंदर जो हाल थे उसे देखकर सोबी बेगम की रूह तक कांप उठी। वो बुरी तरह चकरा गई। इन्हें हर सन्नाटे की कैफियत तारी थी। मासूम, बेबस और बेकसूर इस प्यारी सी लड़की पूनम को वहशी दरिंदा शनाम अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़े अपनी हवस पूरी करने की कोशिश में लगा पड़ा था। इस हवस के पुजारी की नस नस से हवाएं टपक रही थी। नीम बेहोशी की हालत में पूर्णम इसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करी थी, लेकिन इस बगैरत पर तो जैसे शैतान सवार था। जनान को इस तरह अचानक कमरे में देखकर शराब के चक्के छूट जाते हैं। वो बदहवास होकर पूनम को अपने वजूद से अलग करते हुए बेड पर एक तरफ धकेल देता है। पूनम नीम बेहोशी की हालत में बेड पर बेसुध पड़ी सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी कि छोड़ दे शराब मुझे, तुझे अल्लाह का वास्ता। सोबी बेगम से अब इस मासूम का यूं तड़पना सिसकना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आंखों में आंसू भरे शफकत से शफकत से इसे अपने गोश में समेट लेती है। ये सब सूरत हाल देखकर शराम घबरा कर भागने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान अजलान इसके गिरबान को अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ लेता है। किधर भाग रहे हैं आप दूल्हा राजा, अभी ससुराल भी तो जाना है। ये कहते हुए वो एक जनाटेदार तमाचा शराम के मुंह पर दे मारता है, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। इसका निचला होंठ बुरी तरह से फट जाता है। शराम अपने मुंह से निकलते खून को तेली से साफ करते हुए धाड़ता है, वाह भांजे वाह, आज तुमने तमीज़, अखलाक और तहजीब के दायरे को पार करते हुए अपनी माँ के भाई और अब बाप जैसे मामू पर हाथ उठाया, वो भी इस मामूली सी लड़की के लिए। आफरीन है तुम पर बेटे, आफरीन है। शरामा आज रंगे हाथों पकड़ जाने के बाद भी खुद को बहुत ही मोतबर साबित करने की कोशिश कर रहा था। बस कर जाए अब, बस कर जाए, बहुत होगी आपकी ड्रामाबाजी, आप मेरे मामू हो ही नहीं सकते। ये तमाचा मैंने अपने मामू के मुंह पर नहीं मारा, बल्कि ये तमाचा मैंने इस वैशी दरिंदे के मुंह पर मारा है जो इंसान के रूप में शैतान है। ये तमाचा मैंने माशरे के इस नासूर के मुंह पर मारा है जो शरीफ और घरेलू लड़कियों को जबरन जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है। ये तमाचा मैंने इस जानी के मुंह पर मारा है जो निकाह जैसे पाकिज़ा बंधन से नजरें चुरा कर अल्लाह और इसके रसूल की बनाई हुए दूध को पार करता है। ये तमाचा मैंने इस मुनाफी के मुंह पर मारा है जो दिन के उजाले में दीन का लबादा ओढ़कर लोगों को गुमराह करते हैं और रात की तरीकी में रक्स और सुरूर की महफिल सजाते हैं। खेल बनाकर रख दी है आप जैसे लोगों ने दीन को। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इस मुजरिम को और इसके तमाम साथियों को और अब पाक कर दें इस माशरे को इन गलीज बेहया लोगों से जो मासूम और बापर्दा लड़कियों को ज़बरदस्ती कोठे पर बैठा कर इनकी असमत का सौदा करते हैं और फिर हम में से ही बहुत से लोग इन्हें जिल्लत की निगाह से देखते हैं और कभी नहीं बनाते। जब शेराम ये देखता है कि अब इसकी दाल किसी सूरत नहीं गर रही तो वह सोबी बेगम को इमोशनल ब्लैकमेल करने की एक आखिरी कोशिश करता है। वो गश्ते हुए सोबी बेगम से मुखातिब होता है, आपा इतना सब देखकर आपका कलेजा नहीं फटा? यूं मुझे सबके सामने रुसवा किया जा रहा है और आप खामोश तमाशाई की तरह ये सब इतने इत्मीनान से देख रही हैं। वो वक्त याद करें जब आप जवानी में बेवा हो गई थी और अजलान यतीम, तो किसने आगे बढ़कर आपका साथ दिया था? ये सुनते ही सोबी बेगम चला उठी।
बेशरम बेहया रुसवा करे, तुमने मुझे सारे जहान में तोड़ दिया, मेरा मान मेरा गुरूर, अब तुम मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं रहे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई इतना बड़ा बेरुपया है। तुमने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब कहकर सोबी बेगम फूट फूट कर रो पड़ी। अजलान का निकाह। आज के दिन अजलान ने अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करा था। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी परियों जैसी आन बान वाली पूनम अब हमेशा के लिए इसके नाम के साथ मसरूम होने वाली थी। सोबी बेगम का दिल भी खुशी से मामूर था, क्योंकि आज इनका लाज दुरारा सर पर सहरा सजाए इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने जा रहा था। हर तरफ खुशियों का राज था। यह आलीशान महलनुमा बंगला बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। आखिर क्यों ना होता, इस घर के इकलौते वारिस अजलान के निकाह की तकरीब थी। बंगले के अंदर बाहर बहुत शोर और गहमा गहमी थी। सजी सवरी बच्चियां अपने ज़मीन को छूते दुपट्टे संभाले हलकान होती है, लहंगा पहने चूड़ियों के से हाथ भरे अंदर से बाहर भाग रही थी। लड़कियों की टोलियां खूबसूरत रंग बिरंगे लिबास में मलबूस फूलों के थाल हाथों में लिए कितार बनाए खड़ी दूल्हा दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारियों में मशगूल थीं। निकाह और मुख्तलिफ रस्मों से फारिग होने के बाद पूनम को इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। धड़कते दिल के साथ सीढ़ियां चढ़ते भारी जेवरात और रूसी जोड़े में मलबूस पूनम ने सुर्ख गुलाब की पत्तियों पर रखे रोशन दिए देखिए तो हल्की सी मुस्कुराहट इसके खूबसूरत लबों पर फैल गई। सीढ़ियों से लेकर कमरे तक का रास्ता अजलान ने खास तौर पर बहुत खूबसूरती से सजवाया था। जिससे अपने दिल में भी सुर्ख पत्तियों की बरसात होती महसूस हो रही थी, जो इसे आने वाले वक्त में उम्मीद सुबह बहार की नवी सुनाई दे रही थी। आज इसके लबों पर सिर्फ यही दुआ थी कि या अल्लाह अजलान के साथ मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र उम्र भर का हो। इसने इस दुआ के बाद दिल ही दिल में आमीन कहा। खूबसूरत और नफासा सा रास्ता कमरे में फूलों से सजी स्टेज पर बैठी अपनी मेहंदी से रचे नम हाथों की लर्जिश को छुपाती धड़कते दिल से वो अपने हमसफ़र की मुंतज़िर थी। हमसफ़र भी वो जिसकी शराफत और सहर ज़दा शख्सियत ने इसे अपना असीर बना लिया था। दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ ने कायनात की हर शय को साकत कर दिया था। बस वो थी और इसके दिल का बढ़ता हुआ शोर। अब पूनम ने मारे हया के जल्दी से बड़ा घूंघट निकाल लिया। अजलान ने बेड पर बैठते इशरात से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखकर तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाल लिया, और ये पर्दा किस खुशी में हो रहा है मुझसे? तुम क्या समझती हो कि क्या मैं ये घूंघट उठाकर तुम्हारा दीदार नहीं कर सकता? ये कहते हुए अजलान ने बहुत प्यार से पूनम का घूंघट उठा दिया। पूनम ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली, लेकिन इसकी पलकों की लर्जिश इसके दिल का हाल बयान कर रही थी। जलान ठटकर इसके दिलफरेब हुस्न को दिखता ही रह गया। पूनम, ये तुमने मुझे देखकर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? सुनो जाना, मैं तुम्हारी ने खूबसूरत समुद्र जैसे गहरी आंखों में डूबकर फिर कभी उबरना नहीं चाहता। जलान का लहजा इस कदर गंभीर था कि वो शर्मा कर मजीद झुकती ही चली गई। वो मुसलसल मुस्कुरा कर इसकी शर्मीली सी लड़की को देख रहा था, जो अपने ही वजूद में सिमटे जा रही थी। जलान ने साइड टेबल की दराज खोलकर ज्वेलरी बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई। अजलान, मुझे आपसे ताहयात कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय एक गिफ्ट के। अजलान, आप मुझे कभी अपनी नज़रों से गिरने नहीं दीजिएगा। ये सब कहते हुए इसकी गजाली आंखों से आंसू छलक पड़े। बस पूनम, अब एक भी आंसू और नहीं। अजलान ने पूनम के हाथों को थामते हुए कहा, तुम मेरी नज़रों से कभी गिर नहीं सकती, क्योंकि तुम तो मेरी पलकों पर बैठी हो। तुमसे मिलने के बाद मैंने मोहब्बत की अजमत को समझा है। कोई लड़की इतनी मासूम भी हो सकती है। तुम मेरी खुशी हो पूनम, मेरे जीने की वजह। और आज मुझे कतील शफ़ाई की एक गज़ल शिद्दत से याद आ रही है। ये गज़ल तुम्हारे दिल में आने वाले तमाम ख़दशात को हमेशा के लिए दूर कर देगी। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। ये पूरी कतील शफ़ाई की गज़ल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इस पर ही इन्होंने नावल ख़त्म कर दिया है। नावल बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि नावल हमेशा पास्ट में लिखा जाता है, तो ये थोड़ा सा प्रेजेंट में लिखा गया था, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल पेश आई थी। लेकिन नावल की स्टोरी काफ़ी जानदार थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और बहुत से लोगों को मेरी उर्दू पसंद नहीं आती पढ़ने की, तो प्लीज़ उसको फिर आवाज़ को म्यूट करके पढ़ लिया करें। तो जैसी भी है थोड़ा सा गुजारा कर लिया करें। तो इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।